हमारी इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड टेस्टिंग। ओके, नाउ testing cognitive psychology and intelligence. The relationship between cognitive psychology, intelligence testing and brain studies is a complex and fascinating one. They are interconnected in their pursuit of understanding human cognition, but they approach the subject from different angles. Okay, ठीक है, माइक ऑफ कीजिए प्लीज। cognitive psychology investigates internal mental processes such as attention, memory, perception, language, problem solving एंड डिसीजन मेकिंग। ओके, तो हम जब बायोलॉजिकल साइकोलॉजी हमने देखा डिटेल में, तो हमने एक एक चीज़ के लिए ये एसोसिएटिव एरियाज देखे थे, है ना, क्योंकि जनरली हम हमारे ब्रेन को समझने के लिए एज ए होल नहीं देखते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारा ब्रेन है इंटीग्रेटेड वे में काम करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टेम्पोरल लोब सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को हैंडल करेगा, कोई और काम नहीं करेगा। फ्रंटल लोब जो हमारा है वो सिर्फ डिसीजन मेकिंग में या पर्सनैलिटी फॉर्मेशन या फिर सोशल कोग्निशन में काम करेगा, और भी बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। और दूसरे एरियाज से इन्फॉर्मेशन ली जाती है, दूसरे एरियाज को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो एज ए होल तो काम करता ही करता है, बट कुछ स्पेसिफाइड एरिया भी हैं, ठीक है। और दूसरा रीजन ये कि ताकि हम ब्रेन, क्योंकि सिंस आवर ब्रेन इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम नॉन टू ह्यूमंस इन द यूनिवर्स, ओके, तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, और काफ़ी डेंस भी है इसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम न्यूरॉन्स गिलियल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो ब्रेन को समझने के लिए, ताकि अंडरस्टैंडिंग ईजी रहे, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि ये पार्ट इस एरिया के लिए डिवोटेड है, ओके। जैसे कि ऑक्सीपिटल लोब हमारा विजन के लिए हो गया, है ना, या फिर हमारा सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है स्किन सेंसेशन के लिए हो गया, ओके। मोटर कॉर्टेक्स हो गया, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जिसको हम प्री सेंट्रल जायराई भी बोलते हैं, ओके, ठीक है। पोस्ट सेंट्रल जायराई हमारी है सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। नाउ कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेट करती है मेंटल प्रोसेसेस को, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट्स एम टू मेजर इंडिविजुअल डिफरेंसेस in cognitive abilities, often summarized as general intelligence factor और more specific abilities। अब अगर हमें देखना कि कौन सा एरिया या फिर कोग्निशन हम कैसे कर रहे हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ब्रेन, ओके। नाउ ब्रेन स्टडीज, और हम कह लें न्यूरो इमेजिनिंग और न्यूरो फिजियोलॉजी, एक्सप्लोरिंग द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ कोग्निशन। तो इन ब्रेन स्टडीज की हेल्प से इन कोग्निशन पार्ट के बायोलॉजिकल बेसिस को हम समझते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फोकस क्या रहता है हमारा, इन्वेस्टिगेट्स द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड processes underlying cognitive function, okay, ठीक है। now understanding brain, it is really important if you want to understand a human, its behavior, intelligence, cognitive processes, so it is really important कि हम इस complex structure को समझें, इस complex organ को या फिर इस system को समझें कि ये कैसे काम करता है। understanding the brain is absolutely crucial for understanding intelligence और cognitive processes कह लीजिए। intelligence isn't some abstract disembodied entity, it is a product of brain's complex structure and functions, the brain and the physical basis of intelligence। तो intelligence is a biological phenomena, okay। so intelligence ऐसा नहीं है कि मतलब देखो हम जेनेटिकली इन्फ्लुएंस रहती है हमारी इंटेलिजेंस, एनवायरनमेंट भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, वो हमें पता है कि एक्सपोजर चाहिए होता है, ठीक है। अब जीन्स डायरेक्टली तो इंटेलिजेंस शो नहीं करेंगे, जीन्स कैसे इंटेलिजेंस को शो करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले ये जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अब जीन्स डायरेक्टली तो इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे ना इंटेलिजेंस को, कैसे, वो बेसिकली कैसे करते हैं, कैसे इंटेलिजेंस डिटरमाइंड होती है, ठीक है। कैसे कह सकते हैं कि हम हमारे जीन्स के अंदर वाई वी आर मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज, ठीक है, तो वो कौन से जीन्स हैं और उन जीन्स की वजह से ऐसा क्या हो रहा है। सो इंटेलिजेंस encompassing abilities like reasoning, problem solving, memory and learning is fundamentally a biological process occurring within the brain, okay। the brain structure, neural networks and biochemical processes are the physical substructures of intelligence, ठीक है। while brain size, अब ये देखो क्या ब्रेन साइज इन्फ्लुएंस करता है इंटेलिजेंस को, मतलब जीन्स ने हमारे ब्रेन के साइज को इतना बढ़ा दिया है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन कि हमारा दूसरे एनिमल्स से ब्रेन साइज बहुत बड़ा है, क्या ऐसा है, या फिर कोई और फिनोमेना है, या जैसे कि लेट्स से कि एलिफेंट हमसे साइज में काफ़ी बड़ा होता है, क्या उनका ब्रेन का साइज हमारे ब्रेन के साइज के जितना ही है, बड़ा है, कम है, क्या लगता है आप लोगों को। और वेल कह लीजिए, वेल मतलब कि बिगेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है आज के टाइम पे, है ना, ठीक है।
जिसको किलर वेल बोलते हैं शायद, किलर वेल बिगेस्ट, ब्लू वेल, किलर वेल नहीं, ब्लू वेल। वाइल ब्रेन साइज प्लेज ए रोल। अब आपको क्या लगता है, पहले आप बताइए क्या लगता है कि मतलब कि ब्लू वेल का या फिर एक एलिफेंट का ब्रेन साइज हमारे जितना होगा, हमसे कम होगा, ज़्यादा होगा? ब्रेन साइज तो ज़्यादा ही है। ब्रेन साइज ज़्यादा है तो फिर हम ज़्यादा इंटेलिजेंस कैसे हैं, हमारे अंदर ज़्यादा इंटेलिजेंस कैसे है? तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं कि जो मतलब कि एलिफेंट हमारी जगह पे नहीं है, मतलब कि इतना इंटेलिजेंट, वो उस लेवल की कोग्निटिव प्रोसेसेस एक एलिफेंट नहीं कर पा रहा। देखो ऑब्वियसली एक ब्लू वेल या एलिफेंट या हमसे जो बड़े एनिमल होंगे, उनमें से बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास, अगर मैं साइज़ का जिक्र करूँ ना, साइज़ ऐसे जैसे दिस वन एंड दिस वन, साइज़ में ब्रेन ज़्यादा होगा, लेकिन सिर्फ साइज़ से फ़र्क पड़ता है, ऑब्वियसली डेफिनेटली साइज़ से फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा साइज़ होगा उतनी ज़्यादा न्यूरॉन्स आएंगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा न्यूरॉन। अब इनके पास न्यूरॉन्स हमसे कहीं ज़्यादा है, एलिफेंट के पास, ठीक है, ह्यूमंस के पास न्यूरॉन्स कम है। बट इसके अलावा और क्या ऐसे फैक्टर हैं जो इंटेलिजेंस या फिर कोग्निटिव प्रोसेसेस को हम इस लेवल की कोग्निटिव प्रोसेस या इंटेलिजेंस जो कर पा रहे हैं बट एलिफेंट नहीं कर पा रहा? देखो एक फिनोमेना होता है ब्रेन बॉडी रेशो, कि हमारी बॉडी का साइज और हमारे ब्रेन का साइज, उसका रेशो कितना है, ठीक है। और एलिफेंट का भी देखना पड़ेगा, वही ब्रेन बॉडी रेशो हमारा एलिफेंट से कहीं ज़्यादा आएगा, ओके। मतलब कि हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन का साइज़ का रेशो चेक करेंगे ना, तो हमारी बॉडी को हैंडल करने के लिए जिस लेवल का ब्रेन चाहिए था उससे कहीं बड़ा है ब्रेन हमारे पास। ऑन द अदर हैंड एनिमल की बॉडी को हैंडल करने के लिए एक बड़े ब्रेन की जरूरत है, ठीक है। तो वहाँ पे जो न्यूरॉन्स है ना, वो ज़्यादा न्यूरॉन्स, जैसे कि हमसे बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स है, ओके, वो डिवोटेड है उस बॉडी को हैंडल करने के लिए, ओके। ऑन द अदर हैंड वही हमारी बॉडी का साइज़ काफ़ी कम है अगर हम कंपेयर करें ब्रेन के, मतलब कि और एनिमल के ब्रेन के साइज, ब्रेन बॉडी रेशो से। तो हमारी कुछ न्यूरॉन्स बॉडी को हैंडल करने के लिए डिवोटेड हैं, ऑब्वियसली हैं, है ना, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है या फिर बहुत सारे मोटर एरियाज भी हैं हमारे पास। लेकिन हमारी बॉडी इतनी बड़ी नहीं है कि बहुत सारी न्यूरॉन्स देनी पड़ेंगी, है ना। तो वो जो बाकी न्यूरॉन्स है ना, जो हमारे पास बॉडी का साइज ये है और ब्रेन का साइज ये, वो ब्रेन के साइज में इनफ न्यूरॉन्स इतने हैं कि हम कोग्निटिव प्रोसेसेस के लिए एलोकेट कर सकते हैं बहुत सारे न्यूरॉन्स को भी। समझ में आया? एक ये बात समझ में आई, ब्रेन बॉडी साइज का क्या मतलब है, ब्रेन टू बॉडी रेशो, ठीक है। उसके अलावा कितनी, हाँ हाँ हेलो, उसके अलावा कितनी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं हमारे पास, ओके। माइलिनेशन से क्या होगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी नर्व कंडक्शन की, ओके। उसके अलावा माइलिनेशन के बाद हमारे पास कितने ब्रेन के अंदर फोल्ड प्रेजेंट हैं, ठीक है, जाइरस एंड सल्कस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फोल्डिंग कितनी है हमारे पास, कॉर्टिकल फोल्डिंग कितनी है, ठीक है। फोल्डिंग से क्या होगा कि देखो आप मेरे पास कोई पेज है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया कैसे बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया देखो यही चीज़, ठीक है। अब मैं इसको फोल्ड कर दूं, इतना ही मैटर पहले इतने एरिया में था, अब इतने से एरिया में आ गया, है ना। तो इसकी डेंसिटी, हमारे ब्रेन की डेंसिटी अच्छी खासी, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। डेंसिटी समझते हो आप, है ना। अब इसकी डेंसिटी कम है, अगर मैं इसको ऐसे फैला दूं, सिंपल टर्म में अगर मैं समझाऊं, अगर मैं इसको ऐसे कंडेंस कर दूं, अब इसको देखिए इसकी फोल्डिंग भी बहुत ज़्यादा होगी, तो इसकी डेंसिटी बढ़ गई। हेलो, फिजिक्स में हमारे पास डेंसिटी का एक फॉर्मूला भी होता है, मेरे को ध्यान नहीं है, एक मिनट मेरे को याद करने दो। वॉल्यूम कम हो जाती है और मास बढ़ जाता है, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी, ये फॉर्मूला होना चाहिए, मास बाय वॉल्यूम। एक बार चेक करके बताइए इसका मास मतलब कि वेट, एक सेंस में वेट कह लीजिए, हालांकि मास और वेट अलग अलग फिनोमेना आते हैं, वेट से समझ सकते हो अभी आप, ठीक है, फिजिक्स तो हम पढ़ नहीं रहे। तो और वॉल्यूम का मतलब इसने एरिया कितना कवर किया हुआ है वो कम हो गया, ठीक है, एंड मास इसका बढ़ गया। तो इसकी हमारे ब्रेन की डेंसिटी ना अच्छी खासी होती है, काफ़ी ज़्यादा डेंस ब्रेन है हमारा, थोड़े से एरिया में बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स पैक्ड है, ठीक है। इसलिए हमारा ब्रेन का साइज चाहे बेशक छोटा हो, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है हमारे पास। फोल्डिंग्स, अब सिंस डेंसिटी बढ़ रही है तो उसकी वजह से फोल्डिंग्स भी हो रही है ना, है ना, जिसको हम जाइरस सल्कस बोलते हैं। सल्कस और जाइरस ध्यान है ना आपको, ये जो नीचे वाली होती है ना, इनको हम सल्कस बोलते हैं, और ये ऊपर उठा हुआ जो पार्ट है ना, ये ऐसे ऊपर उठा हुआ पार्ट है, तो ठीक है, ये ऊपर उठा हुआ ये पार्ट, तो इसको हम कहेंगे जाइरस,
क्लियर? हेलो? Yes, clear. हाँ, तो हमारे पास सल्कस और जायरस या फिर हमारी जो ब्रेन फोल्डिंग कह लीजिए इन सिंपल टर्म्स, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारी ब्रेन की डेंसिटी अच्छी है। तो देखो, अगर हम बात करें इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, तो हमारे पास 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर एलिफेंट की न्यूरॉन्स का जिक्र करें, देखो कितनी ज़्यादा है, 2 ट्रिलियन 56 बिलियन न्यूरॉन्स, मोर देन डबल, ओके। बट ह्यूमंस हैव मोर न्यूरॉन्स इन द सेरेब्रम दैट देन एन। तो अब हमारे पास एक ये भी फैक्टर है कि हमारी न्यूरॉन्स का ज़्यादा न्यूरॉन्स कहाँ पे हैं? सेरेब्रम में हमारे पास ज़्यादा न्यूरॉन है, ओके। ये सेरेबेलम है, ये हमारा सेरेब्रम है, जो दूसरे वाला जो पार्ट है ना सेरेब्रम, जिसके हमारे पास 4 लोब हैं, फ्रंटल, प्राइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल, ओके। तो ये सेरेब्रम में हमारे पास ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं। अब सेरेब्रम ही ज़्यादा कोग्निटिव पार्ट को हैंडल करता है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो फ्रंटल लोब, और बिल्कुल स्पेसिफाई करूँ तो प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स, ओके। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा हमारे प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स में होती है। नाउ सोशल कोग्निशन भी, ठीक है। सो इट इज़ द नंबर ऑफ द न्यूरॉन्स इन सेरेब्रम दैट डिटरमाइन इंटेलिजेंस। क्या सिर्फ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स डिटरमाइन करती हैं? सम ऑफ वेल्स हैव मोर न्यूरॉन्स, 36 बिलियन इन सेरेब्रम। कुछ वेल्स के पास, सिंस वहाँ पे उनका साइज तो बहुत बड़ा है ना, तो अब उनका ब्रेन का साइज भी बहुत बड़ा होगा, तो वहाँ के उनके पास जो सेरेब्रम है ना, अब देखो ये बात आपको आई डोंट नो कि पता है कि नहीं, हर जो हम एनिमल्स है ना, जैसे जैसे इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास भी सेरेब्रम है। इन सिंपल टर्म अभी के लिए आप इतना याद रखो कि एनिमल के बाद मैमल्स ले लीजिए, वेल भी एक मैमल होती है, हर मैमल के पास सेरेब्रम होता है, बट हमारा सेरेब्रम ज़्यादा इवोल्व है, ओके, कोग्निटिव प्रोसेस करने के लिए इवोल्व है, बट उनका किसी और काम के लिए है, बट सेरेब्रम सबके पास है और सिमिलर प्रोसेस करते हैं, लेकिन हम वही कोग्निशन वो भी करते हैं, बट लेकिन हमारे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कोग्निटिव जो हमारी प्रोसेस है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो 36 बिलियन पाई जाती हैं वेल्स के अंदर। सो इट इज द ब्रेन बॉडी रेशियो। सम ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स इन इंसेक्ट हैव 1 to 10 बॉडी रेशियो, हैव हायर ब्रेन बॉडी मास, ओके। तो कुछ एनिमल्स के पास भी ये भी पाया गया। क्या सेरेब्रम के अंदर न्यूरॉन्स, क्या सिर्फ और सिर्फ ब्रेन बॉडी रेशियो, या फिर नंबर ऑफ साइज हमारा और टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ब्रेन का साइज, कौन सा मैटर कर रहा है, या फिर सारे मिलके काम करते हैं? हेलो? अच्छा, कोई मिलके ही काम करते हैं। हाँ, तो कोई एक ऐसा एनिमल बताओ कि ये सारी चीज़ें परफेक्टली हो गई उस एनिमल में और उनका कोग्निशन सबसे अच्छा हो गया, ठीक है, न्यूरॉन्स भी अच्छी खासी है, मतलब कि ब्रेन का साइज भी ठीक ठाक है ना, सेरेब्रम के अंदर भी अच्छी खासी न्यूरॉन है, ब्रेन बॉडी रेशो भी ठीक ठाक है, सारी चीज़ें मिल गई उस ऑर्गेनिज्म के पास, उस स्पीसीज के पास, और वो सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज बन गई। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी अच्छी हैं, यस, ठीक है। तो एक फैक्टर है जरूरी, लेकिन सारे फैक्टर मिल जाते हैं ना, तब तो फिर ऐसे इतनी इंटेलिजेंस आप एक्सपीरियंस करोगे जितनी हम ह्यूमंस के अंदर देखते हैं, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट कि साइज कितना है ब्रेन का, सिर्फ वो नहीं है, हमें वेल्स के अंदर हमसे ज़्यादा न्यूरॉन पाई जाती हैं, वो भी नहीं है, ठीक है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें सेरेब्रम की, ठीक है, बॉडी ब्रेन रेशो वो भी नहीं, सब मिल के काम कर रहा है, ओके। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, हमारी ब्रेन फोल्डिंग कितनी है, डेंसिटी कितनी है ब्रेन की, क्लियर? तो ये सब चीज़ें हमने कैसे पता करी, हम कैसे पता करते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो एक मिनट, ये देखो, फैक्टर्स क्या मैटर करते हैं, ब्रेन डेंसिटी मैटर करती है, दिस रेफर्स टू द नंबर ऑफ द न्यूरॉन्स एंड साइनेप्सिस, ओके। कनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स हमें पता है, पैक्ड इनटू ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ब्रेन एरिया, ए मोर डेंसली पैक्ड ब्रेन कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन मोर एफिशिएंटली, ओके। ब्रेन टू बॉडी रेशियो, दिस इज मोर रेलिवेंट मेजर देन एब्सोल्यूट ब्रेन साइज, कि एब्सोल्यूट ब्रेन साइज की जगह हम ब्रेन टू बॉडी रेशियो देखना ज़्यादा सही, ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ओके। बिकॉज हमने अभी देखा कि ब्रेन का साइज अलग एनिमल का ज़्यादा हो सकता है, पर उनकी इंटेलिजेंस कम पाई गई है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, है ना। इट कंसिडर्स द ब्रेन साइज रेलेवेंट टू द बॉडी साइज, कि बॉडी का साइज और ब्रेन का साइज दोनों का रेशियो कितना है, ठीक है। एनिमल्स विद हायर ब्रेन टू बॉडी रेशियो टेंड टू एग्जिबिट मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ओके, ठीक है। माइलिनेशन, माइलिन इज ए फैटी सब्सटेंस दैट इंसुलेट नर्व फाइबर एक्सॉन्स को, ठीक
ठीक है, जो इंसुलेट करती है, हमने डिटेल में देखा है माइलिनेशन क्या काम करती है, कैसे काम करती है। अलोइंग फॉर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस, ग्रेटर माइलिनेशन इंप्रूव्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट ब्रेन रीजन्स एंड एनहांस कॉग्निटिव प्रोसेसेस ऑब्वियसली। एंड देन ब्रेन फोल्ड्स हो गई हमारी सल्कस एंड जायराई। ओके, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सिंस डेंसिटी बढ़ेगी तो सल्कस और जायराई भी बढ़ेंगी ना, उतना ही जो मैटर कम साइज में हमें मिलेगा। मेरे को डेंसिटी का फॉर्मूला बताया नहीं आप लोगों ने, खैर एक बार देख लो। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, द आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, ओके, और कॉग्निटिव फंक्शंस इज हाईली फोल्डेड। दिस फोल्ड्स gyrus or grooves increase the surface area of the cortex, allowing for more neurons and greater processing capacity within limited volume. Density is equal to mass upon volume ही होना चाहिए, यही है ना? हाँ, ओके, ठीक है। Now, the importance of studying the brain to understand इंटेलिजेंस, द ब्रेन एज द फिजिकल बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस। सिंस जेनेटिक डायरेक्टली तो जीन्स डायरेक्टली तो इंटेलिजेंस शो करेंगे नहीं, ठीक है, वो ऐसे ही इसी सेंस में करेंगे, ठीक है, कि जैसे कि हमारे पास जीन्स हैं कि हमारा ब्रेन ऐसा बने, ओके, तभी तो मतलब कि हर एक स्ट्रक्चर के लिए, हर एक बॉडी पार्ट के लिए जीन्स प्रेजेंट है, ओके। और फिर जीन्स का हम जिक्र करते हैं स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर, कि एक ह्यूमन ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों है, दूसरा ह्यूमन उससे कम इंटेलिजेंट या उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों है, या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों आए हैं। ब्रेन्स का हम स्पेसिफिकली जिक्र करेंगे कि इस एनिमल से ये एनिमल ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों है, या फिर हम इन दूसरे एनिमल से ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस इज ए बायोलॉजिकल फिनोमेना, इंटेलिजेंस एनकम्पासिंग एबिलिटीज लाइक रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी एंड लर्निंग, ठीक है, ओके, लोकलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन, while there isn't a single intelligence center, okay, in the brain. Different brain regions and networks are specialized for various cognitive functions that contribute to overall intelligence. Understanding these regions and their interactions is really crucial or important. And neural plasticity, plasticity क्या होती है, एक्सप्लेन कीजिए, और कितने तरह की प्लास्टिसिटी होती है, हमने बात की है। खैर मैं बता देता हूँ, दो तरह की प्लास्टिसिटी होती है, मेरे को दोनों तरह की प्लास्टिसिटी बता दीजिए आप। गुड, ठीक है, ओके, अगर आपको याद है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको दोनों के अंदर फर्क भी पता होगा, ठीक है, ओके। द ब्रेन्स एबिलिटी टू चेंज एंड अडेप्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस, इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, कि हमारी ब्रेन चेंज कर लेता है अपनी शेप को, ओके, जैसे कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते हैं हमारे साइनेप्स बन जाते हैं, नए साइनेप्स बन जाते हैं, मतलब कि फिजिकल चेंज हुआ है, केमिकल चेंज भी होते हैं, ठीक है, एंड वो साइनेप्स स्ट्रॉन्ग भी होते रहते हैं, ठीक है। तो वो पहले ऐसे था साइनेप्स और क्लोज आ गया, ठीक है, वो भी एक प्लास्टिसिटी में ही हम उसको कंसिडर करेंगे, ओके। सो ब्रेन प्लास्टिसिटी को भी समझना हमें। एंड तो ये कुछ की एरियाज हैं, ये मैंने डाल दिए, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा वर्किंग मेमोरी, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अलग अलग पार्ट हैं, पैराइटल लोब, हम डिटेल में देख चुके हैं इनको, अब अच्छी खासी डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका, ओके। नाउ स्टडिंग ब्रेन, तो हम कैसे समझते हैं ब्रेन को, कैसे स्टडी करते हैं। तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स प्रेजेंट हैं, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई तो हमारे पास अलग अलग टेक्निक आती गई है ना। कुछ टेक्निक है हमारे पास ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, कि ब्रेन का स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, जैसे नॉर्मल होना चाहिए, है ना, क्या वैसा है। एंड कुछ टेक्निक है ब्रेन के फंक्शन के लिए, कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि इमेजिन करो कि आप अभी घूम रहे हो आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ पार्क में, ठीक है, और वहाँ पे आप यू आर इंजॉइंग, ठीक है, हैंग आउट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिवेट हुआ, ठीक है, एक ये इमेजिनेशन होगी। दूसरा मैंने आपको आपके फेवरेट सेलिब्रिटी की पिक्चर दिखाई, ठीक है, या फिर कोई भी आपका आइडियल इंडिविजुअल है उसकी पिक्चर दिखाई, उस टाइम पे आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिवेट हुआ। तो ये सब पता करने के लिए हम कैसे कैसे पता करते हैं, तो वी हैव सेवरल टेक्निक्स, और हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। तो हम ब्रेन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, स्टडी करने के लिए दो तरह की टेक्निक्स हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक है, ये याद आपको रखना है। अब ये क्या पूछा जाता है आपसे, स्ट्रक्चरल पूछी जाती है कि इनमें से बताओ स्ट्रक्चरल कौन सी है और फंक्शनल कौन सी है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल टेक्निक ब्रेन के स्ट्रक्चर को दिखाएंगे, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इमेजेस दिखाएंगी ब्रेन की, ठीक है, फंक्शन के बारे में नहीं बताएंगी।
ऑन द अदर हैंड फंक्शनल टेक्निक इमेज दिखा सकती हैं, इमेज तो दिखाएंगी इमेज, बट जरूरी नहीं कि इमेज दिखाएं, इमेज दिखा भी सकती हैं, लेकिन वो फंक्शन को जरूर बताएंगे। तो यहाँ पे अगर वो इमेज दिखाएं ना तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो स्ट्रक्चरल टेक्निक है। इमेज के साथ वो फंक्शन भी बता रहे हैं कि कौन सा ब्रेन का पार्ट एक्टिवेट है या कौन सा एरिया अभी एक्टिवेट है, ठीक है। तो अगर वो फंक्शन शो कर रही है तो हम उसको फंक्शनल टेक्निक कहेंगे। क्लियर गाइस? इतना समझना पड़ेगा आपको कि अगर वो इमेज दिखा रही है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल टेक्निक है, वो इमेज के साथ हो सकता है कि फंक्शन दिखा रही हो, तो फिर हम उसको फंक्शनल टेक्निक कहेंगे, ठीक है। जैसे कि पीईटी जो हमारी है ना वो इमेज दिखाती है ब्रेन की, ठीक है। एक सेंस में ऐसा लगेगा कि अगर आपको नहीं पता कि पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी क्या होती है, पीईटी स्कैन क्या होता है, तो आपको लगेगा कि ब्रेन की पिक्चर है बस, ठीक है। बट एक्चुअली में स्ट्रक्चर बता रही होती है कि फंक्शन बता रही होती है कि कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट या बॉडी का कौन सा पार्ट अभी काम कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ कर रहा है, तो जौन सा ज़्यादा काम कर रहा होगा वो ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ कर रहा होगा। सिंपल ये फिनोमेना था पीईटी के लिए, अभी हम सब देखेंगे डिटेल में। ओके, सो स्टडिंग ब्रेन इज ए कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसिटेड फील्ड दैट इन्वॉल्व्स ए वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल टेक्निक में हमारे पास एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सीटी स्कैन हो गया, डीटीआई हो गया, कॉन्ट्रास्ट एक्सरे हो गया। ओके, देन हमारे पास फंक्शन, जो फंक्शन बताती हैं, एफएमआरआई की फुल फॉर्म होती है फंक्शनल एमआरआई। एमआरआई की जो फॉर्म होती है ना मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसके आगे फंक्शन लगा दो। अब ये तो डायरेक्टली बता रही कि मैं फंक्शन बता रही हूँ, ये टेक्निक, ठीक है। देन इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी एंड एमईजी मैग्नेटो एन्सेफलोग्राफी, पीईटी पेट स्कैन हो गया एंड एफएनआरआईज। ओके, तो ये कुछ फंक्शनल टेक्निक है हमारी, आपको ये याद होना चाहिए कि विच वन ऑफ दीज टेक्निक्स आर फंक्शनल एंड विच वन ऑफ दीज आर स्ट्रक्चरल टेक्निक्स। क्लियर? Yes, clear. ओके, नाउ तो ये टेबल है और रिलेटेड स्ट्रेंथ लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल टेक्निक ये रही फंक्शनल टेक्निक। ओके, अब मैं आपको डिटेल में करवा देता हूँ एक एक इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है कुछ आपको याद रखनी पड़ेंगी कि अच्छा ये स्ट्रक्चरल है, ये फंक्शनल है, और इंपॉर्टेंट वंस आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ओके, ये इमेज यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ओके, ठीक है। नाउ इसके अलावा कि मतलब ये हालांकि हमारे टॉपिक में है नहीं, बट मैं आपको करवा देता हूँ एक बार। फिजियोलॉजिकल मेजर भी हम कर सकते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मेजर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे तो कर सकते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास ईईजी तो है, हम देखेंगे। ओके, इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल, ये भी हमारा ब्रेन एक्टिविटी को मेजर करता है। ओके, एंड मैग्नेटो एन्सेफलोग्राफी एमईजी, ठीक है, ये देख चुके हैं हम, देखेंगे इनमें से कुछ टेक्निक्स। देन हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये हमारी मसल टेंशन को मेजर करता है। लेट्स से कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड सिचुएशन होती है, उस टाइम पे ना हमारी मसल्स के अंदर टेंस्ड हो जाती है, टेंशन आ जाती है, ठीक है, टेंस, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसको इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं, ठीक है, ईएमजी। ओके, हमारी स्किन पे लग जाएगा और मसल्स की टेंशन बताया कि मसल रिलैक्स्ड हैं कि टेंस्ड हैं अभी। इसके अलावा हमारे पास है इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफी, ईओजी इसको बोलते हैं। इट रिकॉर्ड आवर आई मूवमेंट्स। ओके, स्लीपिंग के दौरान हम आई मूवमेंट रिकॉर्ड करना चाहें कि आई मूवमेंट्स कैसी हो रही हैं, या किसी और एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं उनके साथ, जो हमारे दूसरी टेक्नोलॉजी है ना, उनके साथ हम इनको यूज़ कर सकते हैं। देन ग्लैनविक स्किन रिस्पॉन्स, और जीआरएस इसको बोलते हैं। इट मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द स्किन, ठीक है, जैसे स्वेट ग्लैंड की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है, ये जीआरएस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को देखने के लिए होती हैं, हम अलग से भी चेक कर सकते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट उनके साथ भी हम इनको ऐड कर सकते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो, ठीक है। नाउ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास स्किन कंडक्शन है, मेजर स्वेट ग्लैंड, ठीक है, ये तो हम बात कर चुके हैं। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी के लिए हमारे पास है ईसीजी, हार्ट रेट को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और इलेक्ट्रो
एंसेफ्लोग्राफी, जहाँ पे एंसेफ्लो वर्ड आ जाए ना, एंसेफ्लो, तो आप समझना ना अपने हेड से रिलेटेड है वो चीज़, ठीक है। तो वही चीज़ें, वही स्काल्प, कुछ वैसे ही टेक्नोलॉजी, अगर हेड की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को चेक करिए तो उसको बोल दिया इलेक्ट्रो एंसेफ्लोग्राफी, ओके। और वही वैसी वैसी टेक्नोलॉजी हमारी हार्ट मसल को चेक करिए तो उसको, सिंस हम हार्ट को कार्डियक बोलते हैं, कार्डिक मसल बोलते हैं, ठीक है, तो उसी टेक्नोलॉजी को बोल दिया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ओके। तो वही हार्ट रेट मेजर करती है ये, ठीक है। ये समझ में आया, मतलब कि ऐसे जहाँ पे एंसेफ्लो दिखे ना आपको, मतलब कि चीज़ हेड से रिलेटेड है, ये समझ जाना, ठीक है। देन फ्लाइटिसोमोग्राफी, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम को मेजर करती है, फ्लैटिस्मोग्राफी, ओके, ठीक है। ये बार पढ़ लीजिएगा, ये मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, क्लियर, Yes, भैया. ठीक है। नाउ ओके, स्ट्रक्चरल ब्रेन टेक्निक्स, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर, जो ब्रेन के स्ट्रक्चर को इमेजेस दिखाएं हमें, तो यहाँ पे हमारे पास सीटी स्कैन है, MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली MRI की ही फुल एक टाइप होती है, ये डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग एक तरह की MRI ही होती है, लेकिन ये कुछ इसका मैकेनिज्म अलग है, ठीक है। नाउ सीटी स्कैन क्या होता है? नाउ सीटी स्कैन की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये डायरेक्ट आपसे ये पूछी जा सकती है, ओके। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसको CAT स्कैन भी बोलते हैं, CAT, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी भी इसी का दूसरा नाम है, ओके। तो डोंट कैन कन्फ्यूज़ कि CAT लिखा हुआ है या फिर CAT लिखा हुआ है, उसे कन्फ्यूज़ मत करना। कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी और CT स्कैन एक ही बात है। इट इज़ ए सोफिस्टिकेटेड इमेजिंग technique that uses X-rays or computer processing to create detailed cross-sectional images, ठीक है। तो हमारा एक्सरे की यूज से, एक्सरे जैसे हम नॉर्मल एक्सरे लेते हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारे एक साथ एक्सरे लेती है हमारी सीटी स्कैन में, हम बहुत सारे एक्सरे लेते हैं और बहुत सारे एक्सरे अलग अलग एंगल से कह लीजिए, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम 2D इमेज तो बढ़ा ही सकते हैं, ऑब्वियसली एक्सरे 2D इमेज दिखाई सकता है। तो बहुत सारे अलग अलग एंगल से अगर हम एक ही ऑर्गन के एक्सरे लेंगे अलग अलग एंगल से, तो 3D इमेज भी हम जनरेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। तो क्या एडवांटेज है इसका, जो नॉर्मल एक्सरे से एडवांटेजेस ओवर कन्वीनियंशियल एक्सरेज, तो ज़्यादा डिटेल मिलती है हमें, क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग मिल जाती है, ठीक है, एंड 3D जो हम इमेज है वो भी बना सकते हैं, ओके। अब देखो कुछ ये सीटी स्कैन के ऐसे हमें इमेज मिलती हैं, ओके। अब यहाँ पे आपको कुछ वाइट पोर्शन दिख रहा होगा ना, कुछ वाइट पोर्शन है, ठीक है। कुछ इसके अंदर ब्लैक पोर्शन भी आता है, जैसे कि हाँ, अगर हम सीटी ब्रेन की नहीं कर रहे हैं, पूरी बॉडी की कर रहे हैं, ठीक है, या किसी और पार्ट की कर रहे हैं, तो उसका रीज़न होता है कि क्यों यहाँ पे ब्लैक है और क्यों वाइट पोर्शन दिख रहा है हमें, कुछ पोर्शन वाइट क्यों दिख रहा है, कुछ ब्लैक क्यों दिख रहा है नाउ, या फिर कुछ कम ब्लैक क्यों दिख रहा है, ठीक है, कुछ ज़्यादा वाइट क्यों दिख रहा है। तो हिस्टोरिकली तो ये कुछ 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने अलग अलग इस टेक्निक को डेवलप किया था और दोनों को 1979 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है, सीटी स्कैन को डिस्कवर करने के लिए। तो गॉडफ्राई हंट्सफील्ड, ओके, राइट में है हमारे ये रे, ओके, एन इंजीनियर एट EMI एंड एलन कॉरमार्क, ये रे, a physicist independently developed the technology in 1960s and 1970s. They shared the Nobel Prize in Physiology and Medicine in 1979. Okay, ठीक है। नाउ क्या प्रिंसिपल काम करता है, देखो कुछ ऐसी हमारे पास एक ये मशीन होती है, ठीक है, जिसके अंदर इंडिविजुअल को हम लेटा देते हैं और फिर वो एक्सरेज ये अंदर चला जाएगा ये पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एक्सरेज ले लिए जाएंगे और वो डिस्प्ले हो जाएंगे आपके स्क्रीन पे, ओके, जो सिस्टम अटैच्ड है इस मशीन से। नाउ तो यहाँ पे एक्सरे जनरेटर होगा, ठीक है, डाटा एक्विजिशन किया जाएगा, ठीक है। एट्यूनेशन बेसिकली क्या होती है, एज एक्सरेज पास थ्रू द बॉडी दे आर एट्यून्ड और वीक कर दी जाती है, क्योंकि एक्सरेज, अब एक्सरेज क्या होती है, ठीक है, गामा रेज क्या होती है, एक्सरेज क्या होती है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है आपके दिमाग में, ठीक है, कि हम एक्सरेज करें ना तो हमने ना बेसिकली कुछ जो रेज है ना हमारी, ठीक है, जैसे कि हमारा विजुअल स्पेक्ट्रम हो गया, जैसे सन से जो रेज आती है ना वो हर तरह की फ्रीक्वेंसी निकलती है वहाँ से, ठीक है, लेकिन यहाँ तक पहुँचती वो
गामा रेज पहुंचती नहीं एक्स रेज, क्योंकि हमारे पास प्रोटेक्टिव सिस्टम है हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। सिंस एनवायरनमेंट का लेक्चर है नहीं तो उसमें डिटेल में जाएंगे नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ना, बहुत ज़्यादा डेंस रेज है ना, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा और वेवलेंथ बहुत कम है, ठीक है, तो ये गामा रेज, ठीक है, इससे थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है, लेकिन सिंस हमारे लिए काफ़ी डेंजरस है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम होगी लेकिन अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी गामा रेज से कम है, तो ये गामा रेज होगी यहाँ पे। फिर उसके बाद एक्स रेज, फिर और थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे अल्ट्रा वायलेट, ओके, अल्ट्रा वायलेट। और फिर फ्रीक्वेंसी और कम होगी, तो ये हो गया हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम जो है हमारा वायलेट कलर से रेड तक, ठीक है, रेड कलर तक, ठीक है। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, यहाँ तक हम कहेंगे ये गामा रेज है, यहाँ से यहाँ तक हम कह देंगे ये एक्स रेज है। इस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ को जो रेज आ रही होंगी ना, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि ये एक्स रेज है। और इन यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी आ रही होंगी, कहेंगे अल्ट्रा वॉयलेट है, ओके। अब यहाँ पे इनको हम बोलने लग जाते हैं ये वॉयलेट कलर की है, ठीक है, VI ये इंडिगो की है, फिर ब्लू, ठीक है, तो ऐसे ऐसे रेड तक पहुँचेंगे। अब रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है ना, और वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, दिस इज़ वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ पे देखो वेवलेंथ कितनी कम है, यहाँ पे वेवलेंथ कितनी ज़्यादा है, और फिर ये हमारी वेवलेंथ और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है ना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि कम है रेड की। अगर हम विजुअल स्पेक्ट्रम का जिक्र करें तो ये कॉन्सेप्ट मैं सिखा देता हूँ आपको, कितनी, हाँ क्या ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है, 720 तक, 380 से, ठीक है, 380 से, माइक ऑफ करो खुशी, 380 से 720 तक होती है। तो कुछ बुक्स में इसको 400 से 800 भी लिखा होता है, ठीक है, या 700, 400 से 700 लिखा होता है, यस, ठीक है। तो इसके आसपास जो पूछ लें वो इसके आसपास जो होगा ना, उसी को आपको ऑप्ट करना है। फिर इसके बाद हमारी इंफ्रा रेड आ जाएंगी, इंफ्रा रेड जो हम हमारे टीवी और रिमोट को यूज़ करते हैं। फिर हमारी माइक्रोवेव्स आ जाएंगी, ठीक है, माइक्रोवेव्स के बाद रेडियो वेव्स, ओके, तो जो कि हम इंटरनेट या फिर सेलुलर सिस्टम में जो यूज़ करते हैं। हमारी माइक्रोवेव्स जो हमारा फूड को जो कुक करता है ना, माइक्रोवेव है ना, उसके अंदर माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है। अगर मैं स्पेसिफिकली एग्जाम्पल का जिक्र करूँ तो यहाँ पे ना फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है और वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, और रेडियो वेव्स काफ़ी ज़्यादा लंबी ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। अब सिंस वेवलेंथ ज़्यादा तो ट्रैवल भी अच्छा खासा करती हैं, इसलिए रेड कलर सबसे ज़्यादा दूर तक जा सकता है। और इट इज़ रियली गुड आइडिया कि अगर आप डेंजर के लिए रेड कलर ले लें। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी दूर से क्लियरली विजिबल होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ ज़्यादा होती है इसकी। तो फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का जो अपोजिट रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वेवलेंथ कम है, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। क्लियर? तो अल्ट्रावायलेट रेज तक हमारे लिए डेंजरस होती हैं, ठीक है। अब अल्ट्रावायलेट स्किन को इफेक्ट करते हैं, तो स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन के अंदर नहीं जा सकती है। बट एक्स रेज और गामा रेज हमारी स्किन को न्यूक्लियस तक पहुंच जाती हैं, ठीक है, बल्कि हमें क्रॉस भी कर सकती हैं। तो जितना अंदर तक जाएंगे ना, तो वो हमारी सेल के लिए डेंजरस होती है। तो यहाँ भी कैंसर का खतरा है, यहाँ भी कैंसर का खतरा है, और यहाँ भी कैंसर का खतरा है, ठीक है। और रेडियो वेव से भी ऐसी थ्योरीज हैं कि अगर सिंस यहाँ से खतरा है तो इनसे भी क्या हमें खतरा है कि खतरा है। तो उन पे ना अभी तक रिसर्च ने सजेस्ट नहीं किया है कि रेडियो वेव से, जो हमने इतने सारे टावर्स लगा रखे हैं, बहुत सारी रेडियो वेव्स अभी भी आपके नेटवर्क का यूज़ कर रहे हो आप, है ना, तो बहुत सारी रेडियो वेव्स हैं, ओके, ये बात मान के चलो, आप दिख नहीं रही होंगी बट हैं, क्योंकि सिंस नेटवर्क आ रहा है ना आपके उसमें, तो वो वेव्स की हेल्प से आ रहा है। अब हम बात कर पा रहे हैं, तो ये कैसे जा रही है मेरी इमेज, मेरे वर्ड्स कैसे आ रहे हैं आप तक, ठीक है। ये तो टावर तक ना, तो ये वेव्स ही तो कर रही हैं, काम कर रही हैं, जो भी वो उसके बारे में हमें नहीं पता कि ऑब्वियसली वी आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट एरिया, तो बट हैं अभी हमारे पास, ठीक है। तो वो कहने कि इनकी वजह से क्या कैंसर हो सकता है, बट रिसर्चर्स ने कभी ऐसा सजेस्ट नहीं किया कि जैसे कि 5G की जो रेंज है या 4G के लिए जो हम रेडियो वेव्स यूज़ कर रहे हैं, उनसे कैंसर हो सकता हो, ठीक है। बट यहाँ पे क्लियर है, अल्ट्रावायलेट तक, यहाँ से यहाँ तक कैंसर हो सकता है। सिंस हम CT स्कैन में एक्सरेज यूज़ करते हैं, तो उनको एट्यून वीक करना पड़ता है कि डेंजरस ना हो, वो इतनी हो कि हमारे काम आ जाए, ठीक है, और सेल को भी डिस्ट्रॉय ना करें, कहीं कैंसर ना क्रिएट कर दें, तो उसको एट्यूनेशन बोलते हैं, ओके। फिर डाटा प्रोसेस कर लेंगे एंड ओके,
हाउस होल्ड यूनिट्स बेसिकली क्या है, देखो, तो द डेंसिटी ऑफ द टिश्यू इज मेजर्ड इन हाउसन फील्ड यूनिट्स। HU एक हमारे टिश्यू के लिए एक यूनिट है बेसिकली। तो जितनी ज़्यादा होगी ना, जैसे कि हमारे वाटर इज असाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो, वाटर की जीरो है, एयर की -1000 है, ठीक है। बोन्स की टिपिकली +100 होती है। तो बोन्स ना उसको आर पार नहीं होने देती एक्सरेज को, ठीक है। तो जो एक्सरे आर पार नहीं होती ना, तो इमेज पे वो वाइट पोर्शन आ जाता है, और जो आर पार हो जाती है वो ब्लैक पोर्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये फिनोमेना होता है, इसलिए जनरली हमें बोन दिखेंगी एक्सरेज में वाइट। जो इमेज बनती है ना, जैसे कि एक्सरे गई यहाँ पे आके रुक गई बोन के ऊपर, बोन को क्रॉस नहीं कर पाएगी, ठीक है। बाकी बोन के आसपास से क्रॉस कर जाएंगी एक्सरेज, ठीक है। तो जहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाएंगी ना, वो वहाँ की इमेज बन जाएगी वाइट, और बाकी एरिया की बन जाएगी ब्लैक। जैसे कि एयर के लिए या वाटर की बनाएंगे ना तो ब्लैक। तो इसलिए हमें जो एक्सरे मिलता है ना, तो कुछ इमेज वैसी बनती है हमारी। ओके, सो कंपोनेंट क्या है हमारे CT स्कैनर के, तो ये यहाँ से कोई ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जेनेटरी होती है जो ये हमारी लार्ज जो ट्यूब है जिसके अंदर इंडिविजुअल ऐसे स्लाइड होता है, ठीक है, ये कह लीजिए। ओके, एक्सरे ट्यूब ऑब्वियसली एक्सरे जनरेट करेगी जो बीम, ठीक है। डिटेक्टर होगा एक जो मेजर करेगा, एंड देन पेशेंट टेबल और कंप्यूटर सिस्टम होगा जो कि सब इमेज को प्रोसेस करेगा और डिस्प्ले करेगा आपके, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमारा इमेज बनती है, मतलब कि एक्सरे जनरेट हो रही है पूरी बॉडी की, जहाँ तक लेना आप ले सकते हो, पूरी बॉडी का स्कैन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये देखो अलग अलग एंगल से इमेज ली जा रही है, और अलग अलग एंगल से ली जा रही, तो 2D इमेज भी बन सकती है और 3D इमेज भी बन सकती है। क्लियर? ठीक है। नाउ तो ये देखो यहाँ पे सिंस एक्सरेज आई नहीं, ये ब्लैक पोर्शन इसलिए आया है और ये वाइट पोर्शन इसलिए आया है, तो वो रोटेट होके लेता है, तो वो 3D इमेज बनाई जा सकती है यहाँ से, ठीक है। तो ये तो बोन की है, खैर ब्रेन की भी कर सकते हैं। ओके, नाउ क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या है? हेड इंजरीज, स्ट्रोक, ट्यूमर्स, इन्फेक्शंस, साइनस प्रॉब्लम, चेस्ट, लंग डिजीज हमें पता लगाना हो, अपार्ट फ्रॉम मतलब कि अगर हम ब्रेन को पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, हेड इंजरीज को पढ़ना चाह रहे हैं, स्ट्रोक को, ठीक है। या फिर कुछ अलग फिजियोलॉजिकल मेजर हमें लेने हैं, जैसे कि एब्डोमिन या पेल्विस के लिए, या फिर तो वो हम CT स्कैन की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, तो बोन्स को की पिक्चर ली जा सकती है, मसल्स की, ऑर्गन्स की। ओके, ऑर्गन में हमारा ब्रेन भी आ गया, हार्ट भी आ गया, और सारे ऑर्गन्स आ गए, एंड ब्लड वेसल्स। ओके, तो वो हमारे पास सिंस एक्सपर्ट को पता होती है वो कैसे करना है, ठीक है। तो क्या डिटेक्ट किया जाता है? सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर हम, ठीक है। तो कैंसर हमारा 2 तरह का होता है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट कैंसर। बिनाइन कैंसर जो होता है ना वो नॉर्मल होता है, उसको ट्रीट किया जा सकता है, जैसे कि ऑपरेट कर दिया, जो कैंसरस पार्ट है उसको निकाल के फेंक दिया, फिर आप ठीक हो। मैलिग्नेंट कैंसर वो फैलता है पूरी बॉडी में, ये जहाँ पे होगा ना वहीं पे रहेगा, जैसे कि मेरी इस फिंगर में हो गया, ठीक है, बिनाइन कैंसर हो गया। अब मैं बिनाइन को ऑपरेट करवा लूँगा, इस फिंगर के उस पार्ट को, या फिर उन सेल को हटा दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा, फिर मैं डेंजर से बाहर हूँ। बट मैलिग्नेंट कैंसर दोबारा हो सकता है, अगर आप सर्जिकली रिमूव कर दो तो भी हो सकता है, ठीक है। और वो फैलता भी है पूरी बॉडी में, मैलिग्नेंट, ठीक है। तो एक्चुअल ट्यूमर वो होता है, ठीक है। तो फ्रैक्चर्स, हार्ट डिजीज, ब्लड क्लॉट्स एंड बहुत सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CT स्कैन, ठीक है। तो जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पे। ओके, अगर किसी पार्ट को अच्छे से, कॉन्ट्रास्ट एंड काउंटर का फिनोमेना ध्यान है? कॉन्ट्रास्ट क्या था एंड काउंटर, जैसे कैमोफ्लेज में हमने पढ़ा था, गेस्टल्ट साइकोलॉजी में, या फिर हम परसेप्शन में पढ़ा था। कॉन्ट्रास्ट बेसिकली क्या होता है कि इमेज बैकग्राउंड से कैसे उभर के आगे आ रही है ना, जैसे कि ये आपको क्लियरली दिख रही है तो कॉन्ट्रास्ट अच्छा है, ठीक है। या फिर बहुत सारे अलग अलग बलून्स के अंदर एक दूसरा, तो वो भी एक कॉन्ट्रास्ट का फिनोमेना है कि ये बैकग्राउंड बन जाएंगे दूसरे बलून, और ये वाला जो अलग कलर का है, या फिर एप्पल्स कह लीजिए, वो आपको इमेज पहले ध्यान उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। और काउंटर की मतलब कि इनका ये, ठीक है। तो काउंटर का जिक्र नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको बस याद दिला दिया, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट के लिए हम कुछ मीडियम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम कुछ इंजेक्ट करेंगे, वो इंजेक्ट करना पड़ेगा, उसकी हेल्प से फिर एक्सरे लिया जाएगा, फिर वो दिखा देगा क्लियरली उस पर्टिकुलर पार्ट को। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया बोलते हैं इसको। आयोडीन बेस्ड हो सकता है ये, ठीक है। तो आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ किया जा सकता है ताकि हमें पिक्चर की विजिबिलिटी, क्लियरिटी अच्छे से हो जाए। क्लियर? तो उसको इंजेक्ट ओरली दिया जा सकता है, इंजेक्ट किया जा सकता है। ओके,
एंड यहाँ पे रिस्क क्या रहेगा कि किसी किसी इंडिविजुअल को हो सकता है एलर्जी हो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सिंस एलर्जिक है तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन दी जाएंगी, ठीक है, इंडिविजुअल को। और उनको ये भी कहा जा सकता है कि आप फास्टिंग करना, ठीक, कुछ कंज्यूम मत करना, ठीक है, ताकि नौशिया फील हो तो आप वॉमिटिंग ना हो, ठीक है। 3-4 घंटे की फास्टिंग करवाई जाती है। एंड लिक्विड डाइट जो दी जाती है वो लिक्विड ही लेना आप, ठीक है, पहले भी और कुछ टाइम बाद तक लिक्विड ही दी जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, सीटी स्कैन का कह लीजिए या फिर पीईटी स्कैन का कह लीजिए। तो हमारी रेडिएशन का रिस्क होता ही है, एक्सरेज हैं, ठीक है, एक्सरेज हैं तो कैंसर का रिस्क रहता ही हमेशा। जब भी आप एक्सरे करवाने जाते हो तो आप एक ससेप्टेबल होते हो रिस्क पे कि शायद ये कैंसर का प्रोसीजर कैंसर क्रिएट कर सकता है। बट वहाँ पे अगर हम देखें ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्प करता है, लेकिन रिस्क कम है, उतना है रिस्क लेकिन उतना नहीं है कि हो ही जाएगा, गारंटी नहीं है, हो सकता है, बस ये बात है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन मतलब कि एक्सरेज का यूज़ किया जाता है, विच कैरीज ए स्मॉल रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग लाइफ टाइम रिस्क ऑफ कैंसर। ओके, तो यहाँ पे ALARA प्रिंसिपल यूज होता है। ALARA प्रिंसिपल क्या है, या फिर अलारा कह लीजिए इसको, ठीक है, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, जितना हम रीजनेबली अचीव कर सकते हैं कि एक्सरेज कम से कम हो, ठीक है, मिनिमाइज करें रेडिएशन एक्सपोजर को और हम डायग्नोसिस कर सकें, उतना रखो कि इतने से में काम चल जाएगा, ठीक है। लेट्स से कि हम खाना बनाते वक्त खाने में नमक डालते हैं, ठीक है, कितना डालते हैं, इतना ही डालते हैं कि टेस्ट भी इंक्रीज हो जाए और नमक भी ज़्यादा ना रहे उसमें, है ना। तो उस एनालॉजी से समझिए इसको कि इतना ही रखते हैं कि हमारा डायग्नोस भी हो जाए और रिस्क भी मिनिमम रिस्क रहे वहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो अगर हम बेनिफिट एंड रिस्क का जिक्र करेंगे तो रिस्क उतना है नहीं जितना हमें बेनिफिट मिल रहा है इन टेक्निक्स की हेल्प से। ओके, ठीक है। तो कैसा प्रोसीजर होता है सीटी स्कैन का, प्रिपेयर किया जाता है, पेशेंट में बी आस्क्ड टू फास्ट फॉर ए फ्यू आवर्स बिफोर द स्कैन, स्पेशली इन कॉन्ट्रास्ट, इफ कॉन्ट्रास्ट इज यूज, कि मतलब अगर हम कुछ यूज़ कर रहे हैं उसके लिए इमेज क्लैरिटी के लिए, जैसे आयोडीन बेस्ड जो कॉन्ट्रास्ट था हमारा, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द स्कैन द पेशेंट लाइज ऑन द टेबल दैट स्लाइड्स इनटू द जेनेटरी, जो कि अंदर चला जाएगा जेनेटरी में। द स्कैन इज यूजली क्विक लास्टिंग ओनली फॉर फ्यू मिनट्स, तो कुछ मिनट के लिए का स्कैन होता है। आफ्टर द स्कैन पेशेंट कैन यूजुअली रिज्यूम देयर नॉर्मल एक्टिविटीज इमीडिएटली आफ्टर द स्कैन, ठीक है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की आप चेकिंग कर रहे हो, किस तरह की यूज़ कर रहे हो स्कैनिंग टेक्निक। सीटी स्कैन काफ़ी जल्दी हो जाता है। ऑन द अदर हैंड पीईटी या फिर ईईजी का हम जिक्र करें, उनमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। ओके, नाउ एडवांटेजेस क्या है, फास्ट स्कैनिंग टाइम है हमारे पास, हाई रेवोल्यूशन इमेज आती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, रेडिएशन से एक्सपोजर होता है, ओके, लिमिटेड सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट इन सम केसेस, ठीक है। एंड रिसेंट एडवांटेजेस कुछ हो रही है हमारे पास, जैसे मल्टी डिटेक्टर सीटी स्कैन, मतलब कि हाई टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आ रही हैं, ठीक है, तो ताकि हम रिस्क कम कर सकें। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि हर टेक्निक के होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, अब ये एक ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इमेज दिखाती है, स्ट्रक्चरल टेक्निक है ना, फंक्शनिंग नहीं बताती है ना, सिर्फ इमेज दिखाती है ना, कोई फंक्शन थोड़ी ना बता रही है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट या फिर अभी फंक्शन कर रहा है। सीटी स्कैन क्लियर, ठीक है। देन फिर उसके बाद हमारी जो अलग इसके अलावा नेक्स्ट टेक्निक है जो कि इमेजिंग टेक्निक ही है, MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। इसके बाद जो डेवलपमेंट हुई ना उसमें फिर फंक्शनल MRI आ गई। अब वो फंक्शन दिखाती है, ठीक है, इमेज तो दिखाती है, उसके साथ फंक्शन भी दिखाती है, तो उसको हम फंक्शनल MRI को फंक्शनल टेक्निक में समझते हैं, या फिर वहाँ पे हम उसको वहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है, उस क्राइटेरिया में डालते हैं। तो एक बार MRI देख लेते हैं। सो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो इसकी फुल फॉर्म ये है, तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए सबकी। इज ए नॉन इन्वेजिव, अब नॉन इन्वेजिव क्या है, देखो अगर हम किसी तरह की इंजेक्ट कर रहे हैं, कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इन्वेजिव टेक्निक्स हैं, ठीक है। जैसे कि हमने आयोडाइज्ड डाला, उसके अंदर इंजेक्ट किया हमने, ठीक है, इंजेक्ट किया, ठीक है। तो हालांकि वो आपसे वहाँ पे ये पूछेंगे नहीं सीटी स्कैन में, तो सीटी स्कैन जनरली नॉन इन्वेजिव ही होती है अगर हम कुछ इंजेक्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी किसी तरह की सर्जरी ऑपरेशन नहीं है, कुछ इंजेक्ट नहीं करने की कोशिश करी, कुछ इंजेक्ट नहीं किया हमने, तो वो नॉन इन्वेजिव है। जहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ इंजेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है ना बॉडी के अंदर,
कोई किसी तरह का ऑपरेट करने की जरूरत पड़ रही है, ओके, तो वो इन्वेजिव टेक्निक होगी, ठीक है। बॉडी के अंदर बाहर से कुछ जाएगा, जैसे कि हाँ यहाँ पे इंजेक्शन जा रहा है ना, या फिर हमारी यहाँ पे तो नहीं जा रहा है, ये तो नॉन इन्वेजिव है, ठीक है। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट कर लेते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड से कुछ इमेजेस ऐसे जनरेट होती हैं, देखो दिख रही है आपको। तो ये हमारी नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव टेक्निक का में डिफरेंस समझ में आया आपको? Yes. हाँ ठीक है। देखो अगर मैं देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, पीईटी हमारी इन्वेजिव है, पीईटी में हम कुछ इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और हमारी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यहाँ पे कुछ भी इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है बॉडी के अंदर, बस इंडिविजुअल को लेटाओ इस पे, ये जो भी टेबल होता है, और ये मशीन अंदर चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होंगी जिसकी से डायरेक्ट हमें इमेज मिल जाएगी ब्रेन की, ठीक है। तो कुछ इंजेक्ट करने की कुछ इंजेक्ट किया, किसी तरह ऑपरेशन किया हमने, यस और नो? हाँ, तो ये नॉन इन्वेजिव है, ठीक है। और अगर कुछ इंजेक्ट किया होता ना तो वो इन्वेजिव टेक्निक होगी। अब जैसे कोई इन्वेजिव टेक्निक आएगी ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्यों इसको इन्वेजिव करें और क्यों नॉन इन्वेजिव करें, ठीक है। तो एक बार अभी याद रखो कि ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंसिपल पे काम करता है? MRI एक्सप्लोइट्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन एटम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उन, और हमारे बॉडी के अंदर एबेंडेंट अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम इमेज क्रिएट कर लेते हैं। अगर हम बात करें प्राइमरी वाटर मॉलिक्यूल्स का, अगर हम जिक्र करें तो वाटर बना ही होता है H2O से। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है एटम्स की कुछ, जैसे कि ऑक्सीजन की कह लीजिए या हाइड्रोजन की, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, और उनकी हेल्प से, और सिंस बॉडी हमारी हर एक सेल 70% अराउंड 70% वाटर से बनी है, ठीक है, तो बहुत सारा हाइड्रोजन पाया जाता है। तो उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम उस प्रिंसिपल का यूज़ करके इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं। बस इतना ही समझिए आप, इससे ज़्यादा साइंस में घुसने की हमें ज़रूरत है नहीं, ओके, ठीक है। नाउ कैसे काम करती है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है मशीन के अंदर। द पेशेंट इज प्लेस्ड इनसाइड ए लार्ज सिलेंड्रिकल मैग्नेट दैट जनरेट ए पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। दिस फील्ड अलाइंस विद हाइड्रोजन एटम्स within the body, okay. Radio frequency pulses, radio frequency RF pulses are then transmitted through the body. These pulses distribute the alignment of the hydrogen atoms. Signal detection, फिर मतलब कि वो अपना काम करेगी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का जो प्रिंसिपल था, और फिर सिग्नल को डिटेक्ट कर लिया जाएगा। व्हेन द RF pulses are turned off, the hydrogen atoms realign विद मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो हो जाएंगे, ठीक है। एमिटिंग रेडियो वेव्स इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में रेडियो वेव्स एमिट होंगी। एमिट का मतलब क्या होता है? अभी एमिट का मतलब समझाना पड़ेगा आपको। देखो जो भी आपके पास फ़ोन है ना, जिसमें आप स्क्रीन देख रहे हो, इसके अंदर से लाइट आ रही है, ओके। ये लाइट को सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, लाइट आ रही है, मतलब कि ये लाइट का सोर्स है, तो ये एमिट कर रहा है। जैसे सन एक लाइट का सोर्स है, वो लाइट को एमिट करता है, ओके। बल्ब लाइट को एमिट करता है, सोर्स ऑफ लाइट है। सिंस कोई चीज़ लाइट किसी चीज़ के ऊपर गिर के हमें वो चीज़ दिख रही है, जैसे कि ये आपका फ़ोन की स्क्रीन है, तो यहाँ से तो लाइट आ रही है, ये फ़ोन की बैक है, ठीक है, ये बैक पार्ट है, तो कोई ना कोई लाइट का सोर्स है, वो इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके आ रहा है अब तक, ठीक है। तो ये इसको एमिशन बोलते हैं, एमिट हो रही है लाइट, क्लियर गाइस? ठीक है। तो वो एमिट होगी, वहां से रेडियो वेव्स एमिट होंगी और उसको सिग्नल डिटेक्ट कर लिया जाएगा। सिंस इतनी बड़ी मशीन है, डिटेक्टर्स भी होते हैं उसके अंदर, देन इमेज को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा सिस्टम के ऊपर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये रहा सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे इमेज लाइव इमेज शो होती रहेगी, ठीक है। तो ये भी ब्रेन की इमेज ही जनरेट कर रहा है, फंक्शन नहीं बता पाएगा, ओके, क्लियर? FMRI ब्लड ऑक्सीजन का यूज़ करती है, ठीक है, ब्लड ऑक्सीजन का यूज़ करती है, ये यूज़ करती है हाइड्रोजन एटम्स का। हाइड्रोजन एटम्स के बारे में जनरली ये नहीं पूछा जाता कि किन एटम्स का यूज़ किया जाता है। FMRI का पूछा जाता है, बोल्ड टेक्निक बोलते हैं उसको, ब्लड ऑक्सीजन, ठीक है, LD की भी फुल फॉर्म होती है। एंड तो आपको ये याद रखना कि FMRI ब्लड ऑक्सीजन का यूज़ करती है, ठीक है। अभी आएगा थोड़ी देर में FMRI, फिर देखेंगे उसको। वो एक फंक्शनल
टेक्निक है। एप्लीकेशंस क्या है यहाँ पे, हमारे पास अलग अलग टेक्निक की अलग अलग एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल कंडीशनिंग, डायग्नोस, ब्रेन ट्यूमर, इसकी हेल्प से भी किया जा सकता है। स्ट्रोक्स, मल्टीपल स्क्लोरोसिस, क्या होती है मल्टीपल स्क्लोरोसिस? एक माइलिन डीजनरेटिव डिजीज होती है, ठीक है, जो हमारी माइलिन शीत है इसके अंदर डीजनरेट हो जाती है, मतलब कि जो माइलिनेटेड एक्सोन थी ना वो अब माइलिनेटेड धीरे धीरे नहीं है, मतलब कि खत्म हो रही है माइलिनेशन। ओके, तो ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून का क्या मतलब है कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल को अटैक करने लगा, उसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती हैं जब इम्यूनिटी हमारी बॉडी के सेल्स को ही अटैक करने लग जाए, ठीक है, जिसके अंदर एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ओके, एंड टाइप 1 डायबिटीज़ भी हमारी ऑटो इम्यून डिजीज ही होती है, ठीक है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, ऑन्कोलॉजी, कैंसर की स्टडी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड ठीक है, हमारे पास अलग अलग उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। ओके, तो टाइप ऑफ MRI स्कैन्स कैसे होते हैं हमारे पास? स्टैंडर्ड MRI हो गया, नॉर्मल, फंक्शनल MRI जो कि न्यू टेक्निक है, ठीक है। फर्दर हम फंक्शंस भी पता लगा सकते हैं इमेजेस के साथ, ठीक है। तो ब्लड फ्लो मेजर करती है वो, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, ठीक है। उसकी हेल्प से वो पता लगा लेती है कि किस पार्ट में ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। तो जो पार्ट ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा ना, अभी करंटली यूज़ हो रहा है, तो वो ऑक्सीजन भी यूज़ ज़्यादा करेगा। ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ करेगा तो FMRI पता लगा ले कि ये पार्ट ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है, तो ऑब्वियसली इस फंक्शन के लिए ये पार्ट, इस पर्टिकुलर कोग्निटिव प्रोसेस के लिए ये पार्ट अभी एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे FMRI को। एंड MRA है हमारा, ठीक है, एंड डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग, ठीक है। तो DTI कुछ वाइट मैटर की हेल्प से कुछ ऐसी इमेजिंग क्रिएट करती है, ठीक है। तो DTI भी है हमारे पास, वाइट मैटर की हेल्प से करती है। तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रक्चरल टेक्निक ही है, ये भी फंक्शन नहीं बताएगी, ठीक है। सिंस वाइट मैटर फैला होता है हर अलग अलग जगह, तो वाइट मैटर की हेल्प से कुछ ऐसी इमेजेस दे देती है हमें ब्रेन की। क्लियर? तो DTI मेजर्स द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द ब्रेन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वाइट मैटर ट्रैक्ट्स इन द ट्रैक्ट्स दैट कनेक्ट डिफरेंट ब्रेन रीजन्स। ओके, तो DTI के बारे में ज़्यादा पूछते नहीं, बस आपको ये याद रखना कि ये एक इमेजिंग टेक्निक है, ठीक है। MRI का एक टाइप है। नाउ एडवांटेजेस क्या है हमारे पास? इमेज क्वालिटी मिलती है हमें, अच्छी मिलती है, नॉन इन्वेजिव है, ये अच्छी एडवांटेज है। वर्सिलिटी है, कैन बी यूज टू इमेज ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है? क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है बता सकते हो आप? फोबिया क्या होता है? हाँ, यस, फोबिया बेसिकली इन सिंपल टर्म्स इरेशनल फियर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट सिचुएशन, ये कह लीजिए, ठीक है। किसी सिचुएशन का फोबिया अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, तो उनमें से एक क्लस्टर फोबिया होता है। क्लस्टर फोबिया क्लोज स्पेसिस से फोबिया होता है ना, ठीक है। तो एनक्लोज स्पेसिस से आपको अगर एंजाइटी हो, ठीक है, पेशेंट एंशियस फील करने लग जाए, या किसी को क्लस्ट्रोफोबिया है तो वो वहाँ पे रिलैक्स फील नहीं कर पाएगा इंडिविजुअल, ठीक है। नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा करती है ये, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से काफ़ी कॉस्टली होती है, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, टाइम कंज्यूमिंग होती है। ओके, तो ये देख लीजिएगा आप, ये यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, एक जगह से पूछे जाते हैं एडवांटेजेस में, वो मैं आपको बताऊँगा। नाउ अब है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट थी हमारी स्ट्रक्चरल टेक्निक, ठीक है, जो अभी हमने देखी। अब है हमारे पास फंक्शनल टेक्निक। फंक्शनल टेक्निक में हमारे पास MRI का एक टाइप, जो फंक्शनल MRI होगी, ओके, जो फंक्शन बताएंगे ब्रेन के। दीज टेक्निक्स आर यूज टू स्टडी ब्रेन फंक्शंस। ओके, PET पेट स्कैन हो गया, इलेक्ट्रो एंसेफ्लोग्राफी EEG हो गया, मैग्नेटो एंसेफ्लोग्राफी। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटो एंसेफ्लोग्राफी भी हमें बता देती है। नाउ हम कंटिन्यू करते हैं हमारे PET पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। अभी ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा साइंस की तरफ ज़्यादा जाएगा, ठीक है। नाउ पोजिट्रॉन क्या होता है, ठीक है। एमिशन तो वही होता है जो हमने अभी जिक्र किया कि कोई चीज़ एमिट कर रही है, कुछ चीज़ जैसे कि लाइट एमिट हो रही है आपके फ़ोन से, बल्ब से, सन से लाइट एमिट हो रही है, ठीक है। ये मून है, मून लाइट एमिट नहीं करता है, ठीक है। जो सन से जो लाइट आती है ना, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, अच्छी खासी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए सिंस वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो फुल मून जो लाइट होती है ना, उसमें हमें
उस रात में हमें चीज़ें दिखती हैं, मतलब कि अच्छी खासी रोशनी रहती है, ठीक है, बट वो लाइट एमिट नहीं करता। मून रिफ्लेक्ट करता है लाइट। एमिट कौन करता है? एक्चुअल में किसकी लाइट है? वो सन की लाइट होती है वो, ठीक है। तो एमिशन क्या होता है? जब लाइट का सोर्स लाइट एमिट करे, कुछ भी चीज़ छोड़े उसको एमिशन बोलते हैं, एमिट। तो एमिशन हो गया। पोजिट्रॉन क्या है हमारे पास? एंटी इलेक्ट्रॉन होता है पोजिट्रॉन। एक एंटी इलेक्ट्रॉनिक फिनोमेना है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। टोमो का मतलब होता है स्लाइस और सेक्शन, एंड ग्राफी का मतलब होता है टू राइट, ठीक है। तो अब यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। जब यूनिवर्स बना था ना, या फिर हमारे पास जो एटम्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का एक एटम लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन पाया जाता है, जिसकी वजह से जिसका मास होता है एटम का मास, जिसकी वजह से मतलब कोई भी चीज़ भारी है तो प्रोटॉन की वजह से है ना, इलेक्ट्रॉन का मास प्रेजेंट होता है इसके प्रोटॉन में, ठीक है। एंड इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन। इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब ये एटम तो हमें पता है, सबको पता होगा आई गेस एटम क्या होता है ना। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, पता है ना गाइस? Yes, भैया. ठीक है। तो जब यूनिवर्स बना ना, तो एक सेंस में समझिए, ठीक है, बिग बैंग के दौरान, या फिर जब मैटर बना, एटम बने, तो सिर्फ ये वाले एटम नहीं बने थे, इनके अपोजिट वाले एटम भी बने, ठीक है। उनको एंटाई मैटर बोलते हैं, एंटाई। अब एंटाई मैटर क्या है? एंटाई मैटर एटम का बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। इसका मास डिसाइडेड होता है इसके अंदर के नेगेटिव चार्ज से, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो रिवॉल्व करेगा वो करेगा पॉजिट्रॉन रिवॉल्व करता है, पॉजिटिव चार्ज रिवॉल्व करता है, जो बिल्कुल आइडियल होता है, जिसका आइडियल चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के, जैसे कि इलेक्ट्रॉन में जैसे कि एक्स चार्ज है, इसके अंदर माइनस एक्स चार्ज है, इसके अंदर प्लस एक्स चार्ज, अपोजिट नेचर का सेम चार्ज होगा, ठीक है। तो इसको हमने इलेक्ट्रॉन बोला है, उसी के एंटाई मैटर के उसी पार्टिकल को हमने पोजिट्रॉन बोला है। इसको एंटाई इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, एंटाई इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन। समझिए इस चीज़ को, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब यूनिवर्स बना तब मैटर बना, और उसके साथ साथ उसका बिल्कुल अपोजिट बना। ये समझिए कि गॉड एंड ईवल, ओके, गॉड भी बना, ठीक है, एंड ईवल भी आया, ओके, भगवान और शैतान बने, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो समझिए कि एटम एंड उसका बिल्कुल अपोजिट, ठीक है, एंटाई मैटर। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सेम इतना ही मास का यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का ये इसका इलेक्ट्रॉन का जो एटम का जो पार्ट है, इसको एंटाई प्रोटॉन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो रिवॉल्व करता है। यहाँ पे हमारे पास पॉजिट्रॉन होता है, इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं, और एंटाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। पॉजिट्रॉन समझ में आया क्या है? हेलो, Yes, भैया. ठीक है। अब अगर कुछ ऐसा हो जाए ना कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों एक साथ पॉजिट्रॉन कनेक्शन में आ जाएं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और बहुत सारी एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, कह लीजिए, इन द फॉर्म ऑफ लाइट समझ लीजिए, ठीक है। बहुत सारी एनर्जी एमिट होगी, ठीक है। जैसे ये टकराएंगे ना, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और इस कैंसिल आउट प्रोसेस में एनर्जी निकलेगी 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री पे, नॉट डिग्री सेल्सियस, डिग्री पे, ठीक है। मतलब कि ऐसे टकराएंगे तो ऐसे एनर्जी जाएगी, ठीक है, ऐसे। और उस एनर्जी को डिटेक्ट करना होता है। इसमें हम वही करते हैं कि पॉजिट्रॉन इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, सिंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पहले ही, ओके। अब वो पॉजिट्रॉन जाएगा एक पर्टिकुलर टिश्यू पे, ठीक है, पॉजिट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, ठीक है, टकराते ही बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, ठीक है। और उस एनर्जी को एक डिटेक्टर होगा, यहाँ पे डिटेक्टर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे डिटेक्टर प्रेजेंट होगा, डिटेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। और एल्गोरिदम, सिंस कंप्यूटर सिस्टम अटैच होता है, उसमें हमने पहले ही बता रखा है, अगर यहाँ से आ रहा है तो बॉडी का कौन सा पार्ट से आ रहा है ये एनर्जी, यहाँ से आ रहा है तो कौन से पार्ट से आ रही है, ठीक है। तो सब समझ में आएगा, डोंट वरी। जस्ट एक बार मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्या हो रहा होगा, मैं आपको विजुअलाइज करवाऊंगा चीज़ें, डोंट वरी। पोजिट्रॉन, दिस रेफर्स टू द सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज की इन पीईटी इमेजिंग। और इमेज तो बनेगी, फंक्शन भी बताएगा, ये कैसे बताएगा मैं अभी आपको बताता हूँ। ए पोजिट्रॉन इज द एंटाई पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल अपोजिट होता है, उतना ही चार्ज लेकिन अपोजिट, उसी स्पीड में घूमता है, लेकिन मान लीजिए ये ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, उसका बिल्कुल अपोजिट काम करेगा। समझाने के लिए बताया है, ठीक है।
बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है ये साइंस। इट हैज़ ए सेम मास एज एन इलेक्ट्रॉन बट कैरीज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज वाइल इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, मतलब कि अपोजिट चार्ज होता है उसके। एंटी इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज सिंपली अनदर नेम फॉर पॉजिट्रॉन। एंटी इलेक्ट्रॉन इसका दूसरा नाम है। क्लियर? सो पॉजिट्रॉन मतलब कि हमारे पास एंटी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इस टेक्निक में। एमिशन, कुछ एमिट होता है, रेडियो एक्टिविटी एनर्जी एमिट होती है। टोमो का मतलब होता है स्लाइस सिलेक्शन और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। इन्वेजिव टेक्निक है क्योंकि हमें ये डालना पड़ेगा ना, ठीक है। इन सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज ये है इसकी, ये इन्वेजिव टेक्निक है। क्लियर? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? मतलब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई आपको? Yes, yeah. ठीक है, ओके। नाउ अब समझते हैं पीईटी क्या है, ठीक है। तो पीईटी से हमें कुछ ऐसी इमेज मिलती हैं, ठीक है। अब ये इमेजेस ये शो कर रही हैं कि कौन सा पार्ट ज़्यादा एक्टिवेट है, कौन सा कम, और कौन सा बिल्कुल कम एक्टिवेट है। तो जितना ग्रीन पार्ट है उतना कम एक्टिवेट है, और जितना रेड की तरफ जाता जा रहा है ना उतना ज़्यादा एक्टिवेट है, ठीक है। मतलब कि रेड से ज़्यादा एनर्जी निकल के आ रही है, तो डिटेक्शन जो हो रही है ना, ठीक है, इस पार्ट से ज़्यादा हो रही है। अगर हम इस पर्टिकुलर इमेज का जिक्र करें, ओके, यहाँ से ज़्यादा होती है जितना ज़्यादा रेड एरिया ना, ठीक है। सो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी इज एन एडवांस्ड फंक्शनिंग एंड इमेज तो बनाती है फंक्शनिंग बताएगी, तो हम कहेंगे फंक्शनिंग टेक्निक दैट यूजेज स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो ट्रेसेस इसको बोलते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है ये। रेडियो एक्टिव क्यों? क्योंकि ये गामा रेज एमिट करते हैं, ठीक है। जैसे टकराते हैं ना दोनों इलेक्ट्रॉन एंड एंटी इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन टकराएंगे ना, टकराते एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और गामा रेडिएशन आएगी, ठीक है। वही बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन आएगी और उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा कहाँ से आ रही है। टेक्निक्स दैट यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, ओके, जिनको हम रेडियो ट्रेसर्स बोलेंगे, ओके, टू विजुअलाइज एंड मेजर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ओके, ब्लड फ्लो एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। अनलाइक सीटी और एमआरआई, उनकी जैसा नहीं है ये, विच प्राइमरली शोज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ओके, जो कि स्ट्रक्चर दिखाते हैं। पीईटी कैन रिवील हाउ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग एट द सेलुलर लेवल, तो वहाँ पे कैसे काम करते हैं। तो की प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे? पीईटी स्कैनिंग रिलाइज ऑन डिटेक्शन ऑफ गामा रेज, ठीक है। तो ये गामा रेज एमिट होती हैं जब पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मीट करते हैं 180 डिग्री पे, ये भी याद रखना। एमिट बाय ए रेडियो एक्टिव ट्रेसर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, जिसको हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इन्वेजिव टेक्निक होगी। दिस ट्रेसर इज टिपिकली ए बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के साथ अटैच कर देंगे इस ट्रेसर को। वाटर और अमोनिया हम जनरली ग्लूकोज के साथ ही यूज करते हैं, सिंस हमारा ब्रेन के लिए प्राइमरी जो एनर्जी सोर्स है वो ग्लूकोज ही है, ओके। लेबल्ड विद ए पॉजिट्रॉन एमिटिंग रेडियोस्कोप, ओके। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हो रहा है, तो प्रिंसिपल समझते हैं एक बार। तो फ्लोरो डी ऑक्सी ग्लूकोज, FDG, फ्लोरो डी ऑक्सी ग्लूकोज, ये जो हमारे पास केमिकल है इसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा। इसको रेडियो ट्रेसर बोलते हैं, ठीक है। रेडियो ट्रेसर बोला जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो ट्रेसर। इसके अलावा और भी होते हैं, जनरली हम ये यूज करते हैं। फ्लोरो डी ऑक्सी ग्लूकोज FDG इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, और गैस के द्वारा जनरली इंजेक्ट ही किया जाता है, ठीक है, ओके। डिपेंडिंग ऑन द टारगेट ऑर्गन और टिश्यू, ठीक है। पॉजिट्रॉन एमिशन एंड एनहीलेशन, ओके। अब जब वो दोनों टकराएंगे ना, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलेंगे इनहीलेशन। द रेडियोस्कोप इन द ट्रेसर एमिट पॉजिट्रॉन जो रेडियोस्कोप है वो पॉजिट्रॉन छोड़ देगा बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, विच आर एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। व्हेन द पॉजिट्रॉन एनकाउंटर्स एन इलेक्ट्रॉन इन द बॉडी, इलेक्ट्रॉन के साथ वो टकराएगा, दे इनहिलेट ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, रिलीजिंग इनटू 2 गामा रेज, 2 गामा, ये दोनों टकराते ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और 2 गामा रेज निकलेंगी, ठीक है, एक इधर एक इधर, रिलीजिंग 2 गामा रेज दैट ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री पे होती है। तो और फिर हमारे पास गामा रेज डिटेक्टर होना चाहिए जो कि मशीन के अंदर फिट होता है पहले ही। गामा रेज डिटेक्शन, डिटेक्टर्स सराउंडिंग द पेशेंट डिटेक्ट्स these gamma rays, the scanner measures the timing and location of these paired gamma rays events, तो वो स्कैनर उसको मेजर कर लेता है एंड उसके बाद इमेज रिकंस्ट्रक्ट कर दी जाती है आपके सिस्टम में, ठीक है, 3D इमेज बन जाती है। फिर अब एक मिनट, इसके बाद क्या है हमारे पास,
तो ठीक है, पेट स्कैन का प्रोसीजर है, प्रिपेयर करना होता है। पेशेंट में भी आस्क फॉर फास्टिंग फॉर सेवरल आवर, ठीक है, और उनको कहा जाएगा कि लिक्विड लीजिएगा, ज़्यादा कुछ मतलब कि हैवी मील मत लीजिएगा। एंड देन रेडियो ट्रेसर एडमिनिस्ट्रेशन, रेडियो ट्रेसर को इंजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, इंट्रावेनसली इनहेल करवा दिया जाएगा, ठीक है। वेटिंग पीरियड होता है जनरली 30 to 60 मिनट, ओके। तो 30 to 60 मिनट, ताकि वो रेडियो ट्रेसर पूरी बॉडी में ब्लड के द्वारा फैल जाए, है ना, टू अलाउ द रेडियो ट्रेसर टू डिस्ट्रीब्यूट, ओके। देन स्कैनिंग करते हैं फिर, ओके। द पेशेंट लाइज ऑन द टेबल दैट स्लाइड्स इनटू द पीईटी स्कैनर, पीईटी स्कैनर के अंदर चला जाएगा वो, फिर हम स्कैन कर लेंगे, जो कि 20 से 30 मिनट तक स्कैनिंग चलती है। एंड आफ्टर द स्कैन इमेज और फंक्शनिंग बन जाएगी ब्रेन की, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा सीक्वेंस मैं आपको, तो जो हम फ्लोरो डीऑक्सीग्लूकोज जो यूज़ करते हैं ना, FDG, ठीक है, उसके अंदर जो हम ग्लूकोज को अटैच कर देते हैं या फिर लेबल कर देते हैं फ्लोरीन 18 के साथ, ठीक है। तो फ्लोरीन 18 हमारे बेसिकली हमारा एक कह लीजिए केमिकल है, ओके। इसको ग्लूकोज के साथ अटैच कर दिया जाएगा, ग्लूकोज यूज़ करती है पूरी बॉडी। अब तो वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, कोई ऑर्गन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, या तो वो कैंसरस सेल है, क्योंकि कैंसरस सेल बहुत ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ करती हैं, या फिर वहाँ पे फंक्शनिंग अच्छी खासी हो रही है अभी इस टाइम, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास और भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि रुबेडियम 82 हो गया, बट आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए, ऐसा जनरली पूछा नहीं जाता, बस याद रखिए फ्लोरीन 18 का यूज़ करते हैं, 18F बोलते हैं इसको, फ्लोरीन 18, ओके। अब मैं आपको विजुलाइज करवाता हूँ, रेडी, कैसे होता है ये गाइज, देखो। Yes. तो बेसिकली क्या हुआ, सबसे पहले इन्होंने फ्लोरो FDG जो है ना, जो ग्लूकोज जिसको हमने F18 के साथ अटैच कर दिया, फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज जिसको हम फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज बोलने लग गए, उसको इंजेक्ट कर दिया गया। तो इन्वेसिव टेक्निक होगी ये। अब इन्वेसिव का और एंड नॉन इन्वेसिव का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, ये बताइए, पहले तो ये बताइए गाइज। Yes, yeah. हाँ, तो ये इन्वेसिव टेक्निक है, इससे इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस में आती है ये, ठीक है। सिंस दूसरी टेक्निक हमारे पास जैसे कि FMRI है, वो नॉन इन्वेसिव होगी, ओके। उसमें कुछ भी इंजेक्ट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें रेडियो ट्रेसर इंजेक्ट करना पड़ रहा है, ओके। तो सबसे पहले तो हम F को इंजेक्ट कर देंगे, FDG को, ठीक है। फिर कुछ टाइम के लिए वेट करेंगे ताकि वो पूरी बॉडी में फैल जाए, ओके। सेकेंडली फिर वो फ्लोरो जो FDG है हमारा, फ्लोरो डीऑक्सीग्लूकोज मूव्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इनटू सराउंडिंग ट्यूमर सेल्स। सिंस ट्यूमर सेल ना बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती हैं, तो वहाँ पे भी जाएगा ब्लड, ठीक है, और भी बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी की इमेज, जहाँ जिस ऑर्गन का आप बना इमेज देखना चाहोगे ना, फंक्शनिंग, तो पूरी बनेगी। बट जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन ग्लूकोज ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ हो रही है ना, वहाँ की ना क्लियरली दिखेगी, वो रेड में दिखेगी, ठीक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा गामा रेज आ रही है, बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली यहाँ के टिश्यू में या तो ये फंक्शन बहुत ज़्यादा कर रहा है, या फिर यहाँ पे ट्यूमर सेल है, हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेन के बारे में हम स्पेसिफिकली जिक्र करें तो ब्रेन का फंक्शनिंग बता देगा, ट्यूमर भी बता देगा, ब्रेन की फंक्शनिंग बता देगा, दूसरी बॉडी के ट्यूमर की बता देगा कि यहाँ पर ट्यूमर हो सकता है। फिर उसके बाद क्या होगा, हम वेट करेंगे, ठीक है, 30 to 60 मिनट, ताकि वो पूरी बॉडी में फैल जाए, और वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, मतलब कि चला जाएगा। फिर ये एमिट कर देगा अपना
डिके होता रहता है, मतलब कि गल जाएगा, मतलब कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इसका एंटी इलेक्ट्रॉन जो है ना, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, पोजिट्रॉन, ये इससे डिटैच हो जाएगा, एमिट हो जाएगा, ठीक है। द फ्लोरीन 18 एटम डिकेज विद इन द ट्यूमर सेल, उसके अंदर डिके हो जाएगा, एमिटिंग ए पोजिट्रॉन, एक पोजिट्रॉन एमिट कर देगा, ठीक है। दीज पोजिट्रॉन रिएक्ट विद नियर बाई इलेक्ट्रॉन, तो बॉडी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं पहले ही, ठीक है, एटम्स से तो बड़ी है अपनी बॉडी, तो उसके साथ जैसे ही आएगा ना कॉन्टैक्ट में, वैसे ही गामा रेज, ये देखो ये कॉन्टैक्ट में आ गई, कॉन्टैक्ट में आते ही ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और गामा रेज एमिट होंगे यहाँ से। फिर द पोजिट्रॉन रिएक्ट विद नियर बाई इलेक्ट्रॉन इन एन इनहिलेशन रिएक्शन, तो इस प्रोसेस को इनहिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। इनहिलेट हो जाएगी इस प्रोसेस को, जब ये हो जाएंगे ना और गामा रेज एमिट हो जाएंगी, इस प्रोसेस को बोलेंगे, ठीक है, इनहिलेशन। प्रोड्यूसिंग ए पेयर ऑफ गामा रेज इन अपोजिट डायरेक्शन, और 180 डिग्री कह लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे डिटेक्टर लगे हुए हैं मशीन में, ठीक है, तो वो इसको डिटेक्ट कर लेंगे और बता देंगे कि कहाँ से, किस एरिया से गामा रेज ज़्यादा आ रही हैं, और वो सिस्टम पे दिख भी जाएगा आपको क्लियरली, सिंस ये सब पहले से ही उन्होंने डाल रखा है। तो देखो ये कैसे, एरियाज ऑफ द ट्यूमर टिश्यू कैन बी सीन इन पेट स्कैन, तो देखो यहाँ पे जो एरियाज से ज़्यादा आपको ब्राइट दिख रहा है ना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रही है ऑक्सीजन, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसी पार्ट में है, या ये ज़्यादा फंक्शन कर रहा है, अभी यहाँ की सेल्स ज़्यादा फंक्शन कर रही हैं। क्लियर? Yes, yeah. गुड। कंपोनेंट ऑफ पीईटी स्कैनर, पीईटी स्कैनर के कंपोनेंट क्या है? तो जेनेटरी होती है बेसिकली, जो हमारा जो रिवॉल्व जो है, जो रिंग शेप्ड पार्ट है हमारा, ठीक है, स्कैनर का। डिटेक्टर होते हैं इसके अंदर, कंप्यूटर सिस्टम होता है, एंड पेशेंट की टेबल होती है, ये हम देख ही चुके हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये जेनेटरी होगी, और ये डिटेक्टर होते हैं, हर जगह डिटेक्टर लगे होते हैं, गामा रेज जहाँ से भी आएंगी पेयर को डिटेक्ट कर लेगा, और ये टेबल होता है जिसपे लाई डाउन करता है हमारा पेशेंट, और कंप्यूटर सिस्टम जिसके ऊपर इमेज और फंक्शनिंग जनरेट हो जाएगी। क्लियर? Yes, yeah. पीईटी स्कैन समझ में आया? आई थिंक अब आ जाना चाहिए। Yes, yeah. गुड 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 गुड, ओके। तो पीईटी स्कैन को सीटी के साथ और एमआरआई के साथ मैच करके हम डायग्नोस को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि कंबाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको देख लेना, पीईटी सीटी बोलते हैं इसको, या फिर पीईटी एमआरआई बोलते हैं, तो इनको कंबाइन भी किया जा सकता है। क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है? कैंसर को कार्डियोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में हम ब्रेन को समझ सकते हैं, उसकी फंक्शनिंग को समझ सकते हैं, कैंसर का पता लगाया जाता है, एंड कार्डियोलॉजी में हम इसका यूज़ कर सकते हैं ब्लड फ्लो और इवेलुएटिंग ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को मॉनिटर करना, पार्किंसन डिजीज़, या कौन सा ट्यूमर भी ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, किसी भी बॉडी में ट्यूमर है, उसके लिए भी ये यूज़ होती है ज़्यादा। एंड रेडिएशन डोज एंड सेफ्टी का यहाँ पे हमें सिंस ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सिंस हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं जो कि कैंसरस होते हैं, कैंसर का ही पता लगा रहे हैं, कैंसरस सब्सटेंस के, कैंसरस ऐसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो कैंसर कर सकती है। तो यहाँ पर भी हम एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल करने की कोशिश करते हैं, कम से कम यूज़ करें और उससे हमारा काम भी हो जाए। ओके, एंड प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, वहाँ पे हमें थोड़े कंसिडर करना पड़ता है, स्पेशल प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर लेट्स से कि लेडी प्रेग्नेंट है तो हम ट्राई करते हैं कि किसी और मेथड से डायग्नोस कर लें। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो किसी और मेथड से, जहाँ पे कैंसर हो सकता है ना ज़्यादा, जैसे कि हमारा एक्सरेज जो सीटी स्कैन यूज़ करता है ना, सीटी स्कैन में भी अगर हमारे पास दूसरी टेक्निक है ना, तो हम अगर कोई और टेक्निक अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी है नहीं कि हम डायग्नोस सिर्फ उसे सीटी स्कैन से कर सकते हैं, तभी हम करेंगे। अदरवाइज प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में उन टेक्निक्स को अवॉइड ही किया जाता है, जो कि बच्चे के लिए या माँ के लिए, मदर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, या फिर उनको या फिर हम कह सकते हैं स्पेशल प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं, इन सिंपल टर्म्स। ओके, क्लियर? Yes, yeah. गुड 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 गुड। एडवांटेजेस हैं, अच्छी हमें फंक्शनल इमेजेस मिलती हैं, यहाँ पे हाई सेंसिटिव होती हैं, होल बॉडी की इमेजेस मिल सकती हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या है यहाँ पे? रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है, इन्वेसिव है, कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। फिर हमारे पास है इसके बाद फंक्शनल टेक्निक में फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो एफएमआरआई क्या है? अगेन नॉन इन्वेजिव, फंक्शन के बारे में बता रही है, नॉन इन्वेजिव भी है,
ओके, और इमेज भी शो कर देगी, ठीक है, ओके। नॉन इन्वेजिव इमेजिंग टेक्निक दैट मेजर्स ब्रेन एक्टिविटी बाय डिटेक्टिंग चेंजेस एसोसिएटेड विद ब्लड फ्लो। तो देखो जहाँ पे जो एरिया ज़्यादा एक्टिवेट होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं कंज्यूम करेगा, उसको ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, ओके, क्योंकि उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन ऑक्सीजन ही करती है, ठीक है। ग्लूकोज एनर्जी का सोर्स होती है, उसको ग्लूकोज को बर्न करना होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी चीज़ को बर्न करना होगा ना आपको, फायर अगर चाहिए तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एक टेम्परेचर की, ठीक है, एक अमाउंट की टेम्परेचर की, फ्यूल यहाँ पे ग्लूकोज काम कर रही है, एंड फिर ऑक्सीजन चाहिए, किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिएगी, ये बात याद रखना। तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज को बर्न करते हैं, उस बर्निंग से एनर्जी निकलती है, ठीक है, और इसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो जहाँ पर ग्लूकोज जाएगी, ऑक्सीजन उसके साथ साथ जाएगी कि अब इस ग्लूकोज को यूज़ भी तो करना है, ठीक है, तो वो ग्लूकोज का यूज़ करती है, सॉरी ग्लूकोज का यूज़ करती है हमारे पीईटी, ठीक है, ये ऑक्सीजन का यूज़ करती है। तो ब्लड फ्लो ऑक्सीजन कैसे जाती है, ग्लूकोज भी और ऑक्सीजन की ब्लड फ्लो की हेल्प से जाती है। दिस मेथड रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन एन एरिया ऑफ द ब्रेन इज एक्टिव ब्लड फ्लो टू दैट रीजन इंक्रीज। तो उस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, टू डिलीवर मोर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज फॉर एनर्जी, ठीक है। तो ये ब्लड फ्लो को मेजर कर लेगी, कहाँ पे ज़्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो एरिया ज़्यादा एक्टिव है दूसरे एरियाज के कंपेरिजन में। क्लियर? Yes, clear. हाँ, ठीक है। नाउ तो कैसे काम करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारे पास। ए एफएमआरआई स्कैनर यूजेस ए पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड टू अलाइन विद प्रोटॉन्स हाइड्रोजन एटम्स इन द बॉडी। वही एमआरआई की तरह काम करता है, बट यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट, बोल्ट टेक्निक इसको बोलते हैं, ये याद रखना है। इन सिग्नल्स को मेजर किया जाता है कि मतलब कि ब्लड की ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर कहाँ पे ब्लड ज़्यादा फ्लो हो रहा है। एफएमआरआई प्राइमरली रिलाइज ऑन BOLD सिग्नल्स, और ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट टेक्निक होती है, सिग्नल के ऊपर रिलाई करती है, विच मेजर चेंजेस इन ब्लड ऑक्सीजन व्हेन एन एरिया ऑफ द ब्रेन बिकम्स मोर एक्टिव इट कंज्यूम्स मोर ऑक्सीजन लीडिंग टू ए डिक्रीज इन ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन एंड इंक्रीज इन डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन को यूज कर लेगा वो एरिया, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर पार्ट में, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, कि मतलब उस हीमोग्लोबिन के बाद ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। एफएमआरआई स्कैनर डिटेक्ट दीज चेंजेस इन ब्लड ऑक्सीजन्स, ठीक है। तो जो एफएमआरआई स्कैनर है ना, तो वो इन चेंजेस को डिटेक्ट कर लेता है और बता देता है कि ये एरिया एक्टिवेटेड है ज़्यादा, ठीक है। तो इमेजेस के साथ साथ फंक्शन भी बता सकता है विद हेल्प ऑफ दिस बोल्ट ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट जो सिग्नल या इस टेक्निक के हेल्प से, ओके, एंड इमेज क्रिएट कर देता है। तो डाटा कलेक्ट होगा, वो फिर हमारे सिस्टम पे चला जाएगा और सिस्टम उसको रिप्रेजेंट कर देगा कि ऐसी इमेज है और ये एरिया ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ इस एरिया में जैसे कि आपने कोई कोग्निटिव एक्टिविटी कही है, तो वो एरिया ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करने लग जाएगा, तो वो दिखा देगा, शो कर देगा, ठीक है, कि एरिया ज़्यादा एक्टिवेट है। क्लियर गाइस? हाँ, तो इसकी एडवांटेजेस क्या है? नॉन इन्वेजिव है ये, हाई स्पेशल रिजोल्यूशंस, या फिर इमेजेस जो है ना वो हाई क्वालिटी की मिलती हैं, हमें 3D इमेजेस भी मिल सकती हैं, ठीक है। एंड वर्सिलिटी है, कैन बी यूज टू स्टडी वाइड रेंज ऑफ कोग्निटिव एंड इमोशनल प्रोसेसेस। नॉन इन्वेजिव है, ओवर CET नहीं, सॉरी, PET स्कैन, ओवर PET, ये नॉन इन्वेजिव है, हाई, और फंक्शन तो बता ही रही है ना, और नॉन इन्वेजिव है, तो क्यों ना इसका यूज़ करें जब भी हमें ज़रूरत हो, है ना। PET की तभी यूज़ करें तब हम बहुत ज़्यादा ये काम ना करें, एफएमआरआई जहाँ पे हम यूज़ ना कर सकते हो, ओके। एंड कैन बी यूज टू स्टडी वाइड रेंज ऑफ कोग्निटिव एंड इमोशनल प्रोसेस, ये भी इसकी एक एडवांटेज है। एंड इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोएंसेफ्लोग्राफी। अब इलेक्ट्रोएंसेफ्लोग्राफी बेसिकली क्या है कि यहाँ पे इमेजेस नहीं बढ़ती, ठीक है, हमारा ब्रेन ना कुछ वेव्स जनरेट करता है अलग अलग कंडीशंस में। किन कंडीशंस में? जैसे कि अगर इफ़ वी आर स्लीपिंग, उस टाइम पे डीप स्लीप है तो उस टाइम पे अलग तरह की वेव्स आएंगी। अब यहाँ पे इनको हम बीटा वेव्स, गामा वेव्स, अब ये गामा वेव्स हैं, गामा रेज नहीं है, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा आती है। गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी हमने डिसाइड कर रखी है कि 30 से 100 हर्ट्ज की जो वेव्स होंगी ना, उनको हम गामा बोल देंगे। तो कब शो होती है हमारी गामा? जब हाईली कोग्निटिव एक्टिविटी हम कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्मल जो कोग्निटिव एक्टिविटी, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो गामा वेव्स आएंगी, ओके, ब्रेन से। नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं हम, ठीक है, जगे हुए हैं, अलर्ट हैं, नॉर्मल है, बट बहुत ज़्यादा हाई कोग्निटिव टास्क नहीं कर रहे हैं, फिर हमारी चली जाएगी वो 30 से 13 तक हर्ट्ज तक, तो वो होंगे हमारे बीटा वेव्स, ओके। ये रही हमारी बीटा वेव्स, ठीक है। और उसके बाद
अल्फ़ा वेव्स आएंगी, उससे कम हर्ट्ज़ की होंगी वो, ठीक है। इस यहाँ पे हम ड्राउजी फील करेंगे, मतलब कि नींद आ रही है, सोए नहीं है, नींद आ रही है। एंड उसके बाद हमारे पास है थीटा वेव्स, हम सोच के हैं N1 एंड N2 स्टेज में हम, ओके। एंड डेल्टा वेव्स डीप स्लीप में, ठीक है, डीप स्लीप में। तो यहाँ पे कैसे काम करती है हमारी इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफी, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेजर करती है, एंसेफ्लो मतलब हेड के इलेक्ट्रिक सिग्नल को, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्काल्प पे, यहाँ पे स्काल्प पे ऊपर कुछ इलेक्ट्रोड्स या डिस्क, मेटल डिस्क इनको बोलते हैं, इनको अटैच कर देते हैं, ठीक है। और वो जैसे हमारी सेंसेस काम करती है ना, वैसे ही वो उन वेव्स को डिटेक्ट करके रिप्रेजेंट कर देता है कि ऐसे ये ऐसी ऐसी वेव्स आ रही हैं, ठीक है, ऐसी वेव्स आ रही हैं। तो डॉक्टर उन वेव्स को चेक करके, या फिर जो रिसर्चर है उनको पता होता है कि ये कौन सी वेव्स हैं, गामा वेव्स हैं कि डेल्टा हैं कि थीटा हैं, वो देख लेगा। और हम एक देख के नहीं बता सकते उसको, ठीक है। तो ब्रेन वेव्स, तो ये क्या किस चीज़ को रिकॉर्ड करता है, ब्रेन वेव्स को। कहाँ पे अटैच की जाती है, स्काल्प पे। स्काल्प ये वाला जो हमारा हेयर्स के नीचे जो पार्ट होता है ना, उसको स्काल्प बोलते हैं। कहाँ पे अटैच होती हैं, क्या अटैच होते हैं, इलेक्ट्रोड्स या फिर जो उसके सेंसर्स हैं उनको। क्लियर? Yes, clear. ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एक तो हाई पीक एक्सपीरियंस या फिर कोग्निटिव टास्क हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे गामा वेव्स आएंगी, बीटा वेव्स आएंगी नॉर्मल अलर्टिंग स्टेज में, फिर अल्फा आएंगी एंड मेडिटेशन या फिर हम रिलैक्सड हैं, ड्राउजी हैं उस टाइम पे, ओके। थीटा फर्स्ट N1 एंड N2 में, स्लीप में हमने काफ़ी डिटेल में देखा इन चीज़ों को। एंड देन डेल्टा स्लीप, डीप स्लीप में, डीप स्लीप, ठीक है। इनकी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी याद होनी चाहिए आपको। इसको याद कैसे रखना, बेट डांस, ठीक है। गामा के बारे में जनरली नहीं पूछा जाता है, BAT डांस, बेट डांसिंग कह लीजिए। बीटा, अल्फा, थीटा एंड डांस क्या होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है कि बढ़ती जा रही है फ्रीक्वेंसी, यहाँ से यहाँ। फ्रीक्वेंसी का पूछ रहा हूँ अगेन दोबारा, वेवलेंथ नहीं पूछ रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी कम हो रही कि बढ़ रही है, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि कम है, गाइस? कम है। फ्रीक्वेंसी कम है, ये फ्रीक्वेंसी कम लग रही है। कितनी बार अप एंड डाउन हो रहा है, कितनी बार का फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ, यहाँ पे वेवलेंथ कितनी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कितनी कम है, एक, दो और तीन बार हुई है बस, और वेवलेंथ कितनी ज़्यादा है। अब बताओ, दोबारा बताओ, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। वेवलेंथ कम है कि ज़्यादा है? वेवलेंथ कम है। अब बताओ, अगर मैं ये बीटा, अल्फा, थीटा और डी से डांस हो गया, बेट डांस का जिक्र मैं करूँ, तो बताओ बीटा पे फ्रीक्वेंसी कम होगी कि ज़्यादा होगी, और डेल्टा पे क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी बीटा पे, हाँ, और वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, गुड, वेरी गुड, ओके। तो यही है, ये देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 to 13 हर्ट्ज़। यहाँ पे देखो कितनी है, 0.5 से 4 हर्ट्ज़ कम हो गई फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ बढ़ गई है। तो डीप स्लीप में फ्रीक्वेंसी इतनी होती है हमारी, एंड अलर्ट स्टेज पे इतनी होती है, ड्राउजी स्टेज में इतनी होती है। थीटा जो हमारी है स्लीप, नॉर्मल स्लीप या कह लीजिए, या फिर लाइट स्लीप कह लीजिए, लाइट स्लीप भी बोलते हैं इसको, लाइट स्लीप, इसको डीप स्लीप बोलते हैं, डीप स्लीप। कोग्निटिव एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई, और ये हमारी है अलर्टनेस की स्टेज, ओके। इसको ये याद होनी चाहिए हमको चीज़ें, कभी मत भूलना। तो ये मैंने डाल दिया, ठीक है। और डेल्टा से स्टार्ट किया, कम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तक आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको अपोजिट पढ़ा है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ओके। बस आपको याद होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी या फिर कौन सी कब वेव्स ब्रेन एमिट करता है, ठीक है। ओके, इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको, और भी कुछ आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छी होगी यहाँ से। ओके, एप्लीकेशंस क्या है यहाँ पे, हमारी ईईजी की, एपिलेप्सी का हम पता लगा सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर, दो तरह के स्लीप डिसऑर्डर होते हैं, बताइए दोनों, बताओ इन 3 सेकेंड, बताओ। डाइसोमेनियास, ओके, लेट मी हेल्प यू। वेरी गुड, इतना तो बहुत अच्छा है। पैरासोमेनियास कब कहेंगे कि ये पैरासोमेनिया है? अब नॉर्मल, बिहेवियर अब नॉर्मल होता है। अब नॉर्मल स्लीप बिहेवियर
है ना। इसके अंदर हमारे पास रैम के डिसऑर्डर आ जाएंगे एंड नॉन रैम के डिसऑर्डर आ जाएंगे, है ना। जैसे कि हमारे पास नाइट वॉकिंग होता है नॉन रैम का, एंड रैम बिहेवियर डिसऑर्डर, जिसमें हम रैम में जो हम देख रहे हैं वो बिहेव करने लग जाते हैं, वो रैम का होगा, है ना। डाइसोमेनियाज स्लीप क्वालिटी का जिक्र होता है यहाँ पे। अब बिहेवियर अब नॉर्मल हो जाते हैं यहाँ पे, स्लीप क्वालिटी मतलब कि इंसोमेनियाज और हाइपरसोमेनियाज, इंसोमेनियाज एंड हाइपरसोमेनियाज, ठीक है। इसको हम डाइसोमेनियाज बोलते हैं, ठीक है। तो रिसर्च कर सकते हैं इसके हेल्प से, हम स्लीप रिसर्च कर सकते हैं, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस हम देख सकते हैं, ठीक है। कोग्निटिव न्यूरोसाइंस में काफ़ी यूज़ होते हैं ईईजी, ओके। तो ये क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं एंड ठीक है, ओके।